अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू 365 न्यूज की रमजान ट्रांसमिशन में जहां ने रमजान 2 से 4 डेली मैं नादिया खान और सुहेब हसन यहाँ ट्रांसमिशन में। आप लोग कैसे हैं जी? रोजे कैसे चल रहे हैं? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, वैसे बहुत अच्छे लग रहे हैं, लोग भी ये कह रहे हैं। हाँ, कुछ लोग फीडबैक दे रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी आपकी ट्रांसमिशन जा रही है और बहुत जबरदस्त फीडबैक भी लोगों का आ रहा है। तो हम इस ट्रांसमिशन में क्या कुछ पहले ये बताने से पहले एक वाकया हुआ है। हाँ, पहले उस पर बात करेंगे। बड़ी डिस्टर्बिंग चीज है और मसला क्या था और फिर उसको सॉल्व कैसे किया? जी, असल में हुआ ये कि कोयटा से इस्लामाबाद एक निजी एयरलाइन की परवाज और उसमें एक साबिक कमिश्नर कोयटा और उनकी साहबजादी तशरीफ फरमा थी। साहबजादी या शहजादी? हाँ, मतलब अगर मैं कुछ अल्फाज है, साहबजादी तशरीफ फरमा थी। अच्छा। तो उनको ये कहा गया कि भाई जैसे जो प्रोटोकॉल है फॉलो करना है, आपने एसओपीज है कि आप सीट बेल्ट बांध लें ताकि टेक ऑफ करें हम। तो उनकी जो साहबजादी थी और जो आपने कहा शहजादी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगी, ये मेरे रूल्स हैं। बिल्कुल। मेरा प्लेन, मेरी जगह, मेरी मर्जी। मेरी मर्जी। और उनको लगा अपनी गाड़ी में बैठी हूँ या घर में बैठी हूँ। तो उन्होंने पायलट ने कहा, मुतादिद दफा उनसे कहा गया कि भाई आप सीट बेल्ट लगाएं, दूसरे भी लेट हो रहे हैं इसकी वजह से, लेकिन वो नहीं मानी और बात इतनी बड़ी कि पायलट ने कहा कि मैं फ्लाई करूंगा ही नहीं। अच्छा। और फिर तकरार हुई और उसके बाद उन्होंने क्या काम किया? एयर होस्टेस को मारा होगा जी। एयर होस्टेस को उन्होंने पंच मारा है और ऐसा पंच मारा है कि उनको ब्लीडिंग वगैरह भी हुई और वहां पर फिर दांत टूट गया। जी जी, उसका बेचारी बच्ची का दांत टूट गया, उसके नाक से ब्लीडिंग हुई और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई। और यानी साबिक कमिश्नर हैं, वो एक जिम्मेदार शख्स हैं, उनकी बेटी हैं जिन्होंने रवैया इख्तियार किया और उसके बाद फिर खैर सिक्योरिटी को बुलाया गया और वो मामला रफा दफा हो गया। यानी वो माफीनामा उन्होंने लिख कर दिया और उसके बाद मामला मतलब माफ कर दिया उन्होंने या करवा दिया गया कि भाई ठीक है आप माफ कर दें। अब क्या हो सकता है आपका आपका दांत टूट गया, क्या हो सकता है? हमारी इतनी माफियां हो रही हैं इतने मजे से, चाहे कोई कत्ल कर दे, चाहे कोई किसी की जान ले ले, बदतमीजी कर दे, हमारी अब बड़े आराम से माफी होती है। इसका मतलब है कि रूल ऑफ द लैंड तो कोई है ही नहीं। अब ऐसी सिमिलर सिचुएशन, इसको कहते हैं एयर रेज इंसिडेंट, यानी आपका जहाज में कोई बदतमीजी, और ये बढ़ रहे हैं। मैं बताऊं दुनिया भर में, यूएस में तो बहुत ज्यादा कि लोग, और ज्यादातर ये होता है कि किसी नशे की हालत में या कोई उनको दिमागी मसला है, इनको पता नहीं क्या खातून को मसला था, माफी से मामला खत्म हो गया। क्यों? यूएस में ऐसे जब इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ एक टेक्सास की खातून थी, एक कोई और साहब थे, हुए हैं, आप यकीन करो उसमें फेडरल एविएशन अथॉरिटी वो फिर उसके बाद उनको सू करती है, मुकदमा जो है जाता है कोर्ट में और उनको फिर सजाएं भी होती हैं और पेनल्टीज। अब ये जो लड़की, जो औरत थी जिसने बदतमीजी करी थी, इसको तो पता नहीं क्या दौरा पड़ा, इसने वो ड्यूरिंग फ्लाइट बदतमीजी शुरू की, इसको टेप से उन्होंने बांधा, इसने किक करना शुरू किया, उसकी टांगे बांध दी, फिर वो पता स्पिट कर रही थी, उसके मुंह पे टेप बांध दी और उसके बाद $80,000 का उसको फाइन किया है फॉर डिफरेंट, जो भी उसने मिसबिहेवियर था, इसके लिए भी उसके लिए भी। फिर जो एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी की, फिर किसी तरह मुसाफिर भी सू कर सकते हैं, है ना? कि भाई हमारा जो वक्त जाया हुआ, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, टाइम पे नहीं पहुंचे, एक से तो नहीं आप माफी ना वाले। अच्छा, वो आदमी का बताती हूँ कि जिसको फिर सू किया FAA ने, और उसके बाद जो कोर्ट ने ऑर्डर किया 40,000, उसने तो हाथ भी नहीं उठाया था, सिर्फ मुंह से बदतमीजी कर रहा था, तो उसको $40,000 की पेनल्टी पड़ी है और उसके बाद उसको जेल टाइम भी सर्व करना पड़ रहा है। ये सीधी सीधी बात है, ये मुकमुका माफी का क्राइम नहीं है। Somebody has to be punished, वरना ये रोज होगा। और आप देखिए कि आपने अगर टिकट लिया है, यानी आप इवन बस होस्टेस के साथ हमने देखा होते हुए, आपने अगर टिकट ले लिया ना, तो आप ही समझते हैं कि फ्री में आ गई है ये बस होस्टेस, आपके 5-6 घंटे जो है वो बस आपका इख्तियार हो गया, सर्व करेंगे। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता इसमें कोई माफी बनती है। जिन लोगों को ट्रॉमा हुआ है, उनकी मतलब सारी जिंदगी का क्या बदतमीजी वहां हो रही होगी, वक्त जाया हुआ है, सबको सू करना चाहिए और एक माफीनामा इज नॉट इनफ। बिल्कुल। और ये अब इस तरह अगर आप माफी करते रहेंगे ना, क्राइम बढ़ेगा। तो ये तो बिल्कुल सीरियस बात होगी, लेकिन आगे ये कोई माफी वाली बात है। शो में क्या कुछ है वो हम बताएंगे। नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग से मुताल्लिक आपको बताएंगे हम। इसके साथ साथ मुर्गी की प्राइसेस बढ़ गई हैं। मुर्गी चिकन उड़ान भर रही है ऊपर। जी हाँ, प्राइस उड़ान भर रही है। जिस तरह हमारे ड्रामे में मुर्गी मेरी उड़ गई थी, अब मुझे लग रहा है कि हमारे डाइनिंग टेबल से बहुत जल्द जो है उड़ने वाली है, किचन से उड़ने वाली, क्योंकि अब काबू में नहीं आ रही प्राइसेस। बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत कुछ हमारे शो में होगा। इसके साथ साथ और क्या है? अच्छा, ऑफिशियल प्राइस कुछ और है, बिग कुछ और पे रहा है। तो उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी, हम उनसे बात करेंगे, वो उनका घर दिखाएंगे, गपशप होगी। और फिर हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आज, जिसके मैंने भी उस पर कहा था कि हम बात करना मुझे चाहिए कि जी मैट्रिक ना कराएं, आगे जाके स्कॉलरशिप्स नहीं मिलेंगी, एडमिशन नहीं मिलेंगे, बच्चे बाहर नहीं पढ़ सकते, तो जी O लेवल्स कराओ, A लेवल्स कराओ।
क्या मैट्रिक की अभी तक इक्विवेलेंस क्या है इस वक्त प्रेजेंट टाइम्स में, और क्या उसके बाद बच्चे बाहर पढ़ सकते हैं या नहीं? बिल्कुल उस पर बात होगी और एंगर मैनेजमेंट पर भी बात होगी। एंगर से ही हमने आगाज किया, वो जो वाकया हुआ, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, भी बात होगी। तो सबसे पहले बढ़ते हैं नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग का अहवाल आपको बताते हैं और उसके बाद क्या उसमें फैसले किए गए हैं, यकसुई के साथ हुकूमत कितनी तवज्जो दे रही है। कौमी सलामती कमेटी मतलब जो इजलास हुआ है उसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आम सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की है। इजलास में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की मजम्मत की है। कमेटी दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म का इजहार भी किया गया और कमेटी ने प्रोपेगेंडा फैलाने और दहशतगर्द ग्रुप्स की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो इस्तेमाल किया जा रहा है इस बढ़ते रुझान पर तशवीश का इजहार किया और इसको काउंटर करने के लिए भी कहा गया कि एकमती अमली बनाई जाए। तो इस पर सीनियर साफी और तजज़ियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जरा जानते हैं। नहीं साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये जो कल इजलास हुआ, इंतहाई अहम नौयत का ये इजलास, हालात व वाक़यात के तनाजुर में आप क्या समझ रहे हैं? दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज होंगी, पूरी ताकत के साथ अब दहशतगर्दों से लड़ा जाएगा, क्या फैसले हुए हैं इसमें? शुक्रिया, बहुत बहुत। बिल्कुल आपने सही कहा कि अंडर द सर्कमस्टांसेस, जिन हालात से हम नबर्द आजमा हैं, तो ये इजलास बड़ी अहमियत का हामिल था। लेकिन क्या एक कौमी हमारी बदकिस्मती है कि हम सिर्फ रिएक्शन में ऐसी चीजें करते हैं, प्रिएम्प्टिव हमारी प्लानिंग नहीं होती। हम हमेशा वाकया हो जाता है, फिर उसके बाद साथ जोड़ के बैठते हैं, फिर एक नया जोश और खरोश होता है, बलबल होता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और फिर रात गई बात गई, फिर चल पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद उसके अंदर से इंटेंसिटी जो है वो मादूम होती जाती है, स्टिंग निकल जाती है, और फिर बिजनेस एज यूजुअल जो है हमारा वतीरा बन जाता है। तो असल में आपके जितने आप चंद टॉपिक जो अपने इंट्रो में फरमा रहे थे वो सारे इंटर रिलेटेड ही हैं। चाहे वो अभी आपने जहाज का वाकया बताया है, उसको भी शायद कहीं आप जाके किसी मौके पे अपने तौर पे वो डिस्कस करें, या ये हमारे यहाँ जाफर एक्सप्रेस हो, इनके अंदर एक चीज कदर मुश्तरक है और वो है पाकिस्तान में जो रूल ऑफ लॉ है वो उसको खैराबाद किए हुए हमें एक अच्छा इतराज हुआ है, और उसी रूल ऑफ लॉ के ना होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो मुजरिम हैं उनके लिए गुंजाइश ज्यादा है, उनके लिए सहूलतें ज्यादा है, उनके लिए आसूदगी ज्यादा है। यहाँ अगर कोई जो है किसी क्राइम के अंदर बेटा जो है बाप को कत्ल कर दे, भाई जो है भाई को या बहन को कत्ल कर दे, माँ उनको माफ कर देती है, सब छूट जाता है, और फिर मैंने हर उस बंदे को सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये इसलिए होता है कि हर एक को पता है कि कानून जो है वो एक मोम की नाक है, उसको मरोड़ा जा सकता है। और इसी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दहशतगर्दी जो आम हुई है, इसमें दो चीजें जो है वो एक अरसे से एस्टेब्लिश्ड है, मजीद रासिख हुई हैं, मजीद वो री इन्फोर्स हुई हैं। और वो दो चीजें क्या हैं? एक पहली बात तो अच्छी खबर है कि कोई पाकिस्तान के जोग्राफिया को गजन पहुंचा सकता है, ये खाम ख्याली है, ये नामुमकिन बात है। हमारी फौज ने इस ऐसे मौके पर जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है और जिस तरीके से विजिलेंट है और जिस तरीके से नामसाइद हालात से पिछले 40-50 साल से एक कोर्सिव कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी उनको हर तरह से जो है मुश्किलात का एक हालत जंग में, प्रैक्टिकली हम हालत जंग में है। जब से पहली अफगान जहाद हुआ या जंग हुई, फिर उसके बाद दूसरी अफगान वार हुई मुशर्रफ साहब के दौर में, फिर उसके बाद जो भी है ऊपर नीचे होता रहा, ये सारे के सारे हमारे हालत जंग के हमारा माहौल रहा है। और इस सारे उसके अंदर हमारी फौज ने बड़ी बड़ी पामर्दगी से इसको हैंडल किया है, बहुत ही जाफशानी से हैंडल किया है। और वैसे भी पाकिस्तान जो है इतनी मजबूत दिफाई रियासत है कि जब आपने देखा था, मैं इसमें थोड़ा दो बातें ऐड कर दूं जी, मैं ऐड कर बस वाइंड अप मैं करने लगा हूं ताकि वो आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो जाए। तो इसमें पहले हमने हिंदुस्तान ने जब हमला किया कोई 2-3 साल पहले, तो आपने देखा किस तरह उसको बेफिटिंग उसके दांत इकट्ठे करके रख दिए, उनको एम्बेरसमेंट उठानी पड़ी, उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। और ये तो है एक अच्छी खबर। जो बुरी खबर वो ये है कि क्या रियासत पाकिस्तान जिसका एक आईनी जिम्मेदारी है
कानूनी जिम्मेदारी है कि आपके अपने पाकिस्तान के जो 25 करोड़ लोग हैं उनके जान और माल की हिफाजत करे, उनकी जो है उनके जो हकूक है उनकी हिफाजत करे, तो वो उसके अंदर वो बुरी तरह नाकाम रही है। चुनाचे एक अरसा दराज से मैं तो आप लोगों की तो खैर कोई उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं उस वक्त से देख रहा हूं कि ये ऐसा इसके अंदर रोड होती जा रही है। और पिछले 8-10 सालों में और पिछले 2-4 साल में ये है कि ज्यादा खराब होगा पाकिस्तान के अंदर न्याय साहब एक चीज, एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मीटिंग के दौरान जान माल की हिफाजत, एक इंपॉर्टेंट बड़ा पॉइंट इसमें सियासी यकजहती की बात की गई है कि जाहिर है जब दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी अफवाज लड़ रही होती हैं तो कौम को भी पूरी तरह सपोर्ट करना है ना। वैसे तो पूरी कौम यकजा है इस मामले को लेकर, लेकिन इस बात पर जोर देना, इसका इजहार करना कि देखिए जरूरत है कि सियासी हम आहंगी भी होनी चाहिए, तभी हम ये जंग जीत सकते हैं, तो कहीं कुछ मिसिंग है, आप ये समझते हैं इसको लेकर? ये एक नई जहद मुतारिफ हुई है। पहले भी कोई इस तरीके से कोई दिल नहीं मिलते थे, लेकिन कम से कम ऑन द फेस ऑफ थिंग्स जो उसकी मैनिफेस्टेशन होती थी, जो उसका इजहारिया होता था, वो ये होता था कि जी सारी सियासी कुव्वतें मिल बैठती थी और जो है सर जोड़ के और कुछ ना कुछ जो है हल निकालती थी और मामले को जो है आगे चलाती थी। इस दफा ये हुआ कि तहरीक इंसाफ ने और कुछ कौमी जो है नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, जैसे पख्तूनख्वा अचकजई साहब हैं, बिल्कुल अवामी पार्टी मिली अचकजई साहब की, तो ये पहले भी इस तरह कुछ स्प्लिंटर ग्रुप होते थे, तो वो किसी न किसी हद तक अपने आप को अलहदा रखते थे। इवन ये मेरा ख्याल है कि इन्हें पाकिस्तान पे भी 2 वोट्स में नहीं पड़े थे और इसी तनाजुर में नहीं पड़े थे 1973 में। लेकिन इस दफा मेन स्ट्रीम पार्टी का ना बैठना, असल में उसमें भी एक बड़ा डिलेमा है। इमरान खान साहब की जो सियासत है, ये तहरीक साहब की सियासत है, उसके अंदर एक अजीब मखमसे का और एक अजीब जो है वो दो से शिकार है। एक बयानिया है जो उनको अवामी पिजराई दे रहा है और वही बयानिया उनकी सियासत को घायल कर रहा है, क्योंकि उस बयानिया को या उस पॉपुलैरिटी से फायदा उठाने के लिए जो सियासत की अहलियत चाहिए, इमरान खान साहब में वो 0/0 है। उनके अंदर आज तक जिंदगी में 28 साल उनको सियासत में हो गए हैं, एक सियासी फैसला नहीं कर सके जिस पे वो उतरा सके या जिसको उनको नुकसान ना हुआ। एक सियासी फैसला, ये को आम बात में नहीं कर रहा हूं, ये मैं बड़हतमी बात कर रहा हूं कि आप पूरे 28 साल 26 अप्रैल 1996 से लेके 2025 तक आ जाए, एक सियासी फैसला नहीं है हफीज साहब। एक और चीज बताइएगा, इजलास में बात हुई है डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, तो ये डिजिटल दहशतगर्द कौन है? देखिए जी, डिजिटल दहशतगर्द तो वही है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर वो जिसको कहना चाहिए कि एक दे आर रीकिंग हैवक, ये बिल्कुल उन्होंने एक पाकिस्तान के तूफान ने बदतमीजी मचा रखा है। बाहर से बैठते हैं, जरूरत इतनी है नहीं। यहाँ के जो लोग हैं, इवन तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, वो जिन हालात में तहरीक इंसाफ को चला रहे हैं, उनकी हकीकत है कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको सल्यूट करना चाहिए, लेकिन वो उनके ऊपर भी बड़े सख्त नाक़िद हैं और वो हर सूरत में जो है पूरे रियासत पाकिस्तान की बेखुनी में ज्यादा दिलचस्पी है। और इसमें दो राय नहीं है कि चाहे उनको शायद मालूम ना हो, लेकिन ये दुनिया का निज़ाम इसलिए चल रहा है कि उनका जितना निज़ाम है वो अगर हिंदुस्तान जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, भारत है, इवन अमेरिका जो है, उसके इंटरेस्ट हमारे सारे खिलाफ हैं, उनका जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हमारे खित्ते में, वो पाकिस्तान को वारा नहीं खाता, क्योंकि हमारे मफादात चीन से ज्यादा वाबस्ता है। तो ये सारे लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो बल्कि अव्वल तो फीड कर रहे हैं, और फीड नहीं भी कर रहे तो जो कुछ वो कर रहे हैं वो उनको बिल्कुल डिसइंफॉर्मेशन, बिल्कुल नेगेटिव उन्होंने बिल्कुल एक ऐसा। एक सवाल और न्याय साहब, एक सवाल, मेरा भी सवाल का जवाब तो नहीं मिला जी। वो डिजिटल दहशतगर्द अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल। बस उसका मैं पूरा कर देता हूँ। तो ये वो दहशतगर्दी है जो मेरा नहीं ख्याल कंट्रोल में हो सकती है। नहीं, वो कौन सी दहशतगर्दी? डिजिटल दहशतगर्दी का मतलब क्या है? यही जो आपके मीडिया के अंदर है, जो आपके सोशल मीडिया है और जो सारे लोग हैं जो बाहर बैठ के पाकिस्तान की ईंट से और रियासत को खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, जो वीडियोस में हम प्रोपेगेंडा देखते हैं, जैसे वही कि बैन ऑन पाकिस्तान, यूएस ट्रैवल नहीं कर सकते, बैन लग गया, कोई बैन नहीं लगा, पाकिस्तान की मईशत डूब गई, और ये सारी चीजें गलत अल्फाज का इस्तेमाल करना, उनको वायरल कर देना, और वो पता नहीं कहां से वीडियोस आ रही हैं, बिल्कुल, और जुल्म का एक वो नैरेटिव बनाना, दुनिया भर में फिर आप बिल्कुल एक गलत इंप्रेशन पाकिस्तान की रियासत को कमजोर करना। असल दहशतगर्दों का भी यही काम है,
और रीजन उनका भी कि प्रयास है पाकिस्तान को कमजोर करना। न्याय साहब, इस मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल बस आपसे, और ये जो नेशनल एक्शन प्लान की हम बात करते हैं तो इसमें ज़ाहिर एक टर्म ये भी अभी सामने आई कि भाई नाराज बलोच की कोई टर्म नहीं है, अब जो दहशतगर्द है उसके खिलाफ ज़ाहिर कार्रवाई होगी, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान में मसालेहती अमल को भी साइड बाय साइड चलाने की बात की गई है, तो इस पर भी अमल दरामद आप देख रहे हैं होता रहेगा बलूचिस्तान को लेकर? मेरा ख्याल है मिसालती जो अमल है वो तो हमेशा होता रहता है, हिंदुस्तान से होता रहता है। हमारी बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है जंग में भी जारी रहती है, फिर अचानक पता चलता है, इनसे तो बहुत ज्यादा जारी है। तो किनसे होगी? यानी उनसे, बलूचिस्तान के लोगों से होगी, जो लोग हैं जिन्होंने हथियार नहीं उठाए हुए। बलूचिस्तान के नहीं, इसकी स्पेस जो लोग ये लड़ रहे हैं उनसे भी हो रही होगी, लेकिन स्पेस कम होती जा रही है, अब उसकी गुंजाइश कम है। कई दफा होता है ये कि जो मिसालती अमल होता है वो ज्यादा स्पेस होती है और जो लड़ाई होती है उसको थोड़ा कम रखते हैं। अब लड़ाई को जो उनको जो है उनके ऊपर जो सख्ती है वो उसमें ज्यादा इंटेंसिटी आएगी, और मिसालती अमल जो जारी रहेगा, लेकिन वो अब किसी थोड़ा सा और पीछे चला जाएगा। बहुत शुक्रिया सीनियर साफी तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याई साहब, आपने हमें वक्त दिया और इस बालिग और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर क्या हिकमत है। और बहुत अच्छी बात है कि अब इस पे बात हो रही है, जो डिजिटल दहशतगर्दी की हम बात करें, वो इतना डैमेज करी कि आम इंसान को ना इतने मामला समझ नहीं आते। वो तो हमने बस वीडियो देखी और हाय जान निकल गई, अब तो ये हो गया, बैन लग गया, ये हो गया। पाकिस्तान में अक्सर जो हम ज्यादातर खबरें जो हम पाकिस्तान के बारे में देखते हैं गलत छूटी होती है, लेकिन बाहर वाले को तो नहीं पता, बाहर वाले को नहीं पता। हम तो चले उसको कहीं ना किसी गल्फ कंट्रीज में, यूरोप में वो देख रहे हैं और कह रहे हैं ओह पाकिस्तान के साथ ये हो गया, ये हो गया, तो आपकी ओवरऑल आपका इमेज खराब होता है, आपके स्टॉक्स पे इफेक्ट होता है, आपके फाइनेंशियल्स पे इफेक्ट होता है। ये बहुत बड़ा ये भी वाकई एक जंग है, एक बॉम्ब है जो ये जंग है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है ये, इसी को तो कहते हैं ना, जब भी तो कहा जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, बहुत। और ये पता नहीं कब होगा, कोई भी खबर आ रही है, पहुंच रही है, अब बाकी मुल्क भी तो कर रहे हैं ना कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत सख्ती है वहां पर, सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल है उस पर फौरन कार्रवाइयां होती हैं, और ये पीका एक्ट जो लाया गया है ज़ाहिर इस कॉन्टेक्स्ट में भी है, इसको नाफिज किया गया है कि इस तरह की फेक न्यूज आप आगे बढ़ाते हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती, पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा आप करते हैं, उसका इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहां पर कोशिश की जा रही है कि मईशत को संभाला जाए, मईशत संभल भी रही है, सिक्योरिटी सूरत हाल संभल रही है, लेकिन ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं करते। जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जहां रमजान में मैं एक चीज बताऊंगा आपको नादिया से मुताल्लिक। क्या भाई? जो मैंने थोड़ा वो ब्रेक के बाद बताऊंगा। अब क्या बताएंगे आप ज़ुहैब, जानने के लिए हमारे साथ रहेगा ज़ुहैब, क्या बात? वेलकम बैक टू जहाने रमजान ट्रांसमिशन ऑन 365 न्यूज। और अभी समुंदर पार पाकिस्तानी है ना, हो जाएं क्या याद कराया था? दूर हैं लेकिन दिल हैं उनके पास, कुछ ऐसा ही था, दिल हमारे पास रह गए, नहीं क्या था उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। कुछ रह गया है पाकिस्तान में सामान, मैंने कहा पेटियां रह गई हैं, रजाइयां, गद्दे बहुत याद करते रहते हैं। अच्छा पता वैसे ये क्या है, जो लोग बाहर रहते हैं ना अपना सामान अम्मी के घर छोड़ जाते हैं, अम्मी ये में रख लीजिएगा। 3 पेटियां और बहुत ज्यादा सामान होता है। अच्छा वो किसी को देती भी नहीं, ये उसका है वो रखा हुआ, वो आएगी तो फिर वो नहीं पूरे घरों के सामान की भी चौकीदारियां हो रही हैं, लेकिन ये एक होता है कि अम्मी अब्बा के पास ना कुछ पेटियां रह जाती हैं सामान, इनसे पूछेंगे ये क्या छोड़ के गई हैं और कौन चौकीदारी कर रहा है सामान की और इसमें है क्या। जी ये नीलमा शाह है, ट्रैवल कंपनी ओनर है, लंदन से ज्वाइन किया। स्पेशल टिकट मिलेंगे। हेलो नीलमा से दोस्ती बहुत जरूरी है, बना के रखें। नीलमा से यूके में होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ ज़ुहैब को भी कह दे। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, कैसे हैं आप? ठीक मैं ठीक हूँ, खैरियत से। क्या करें, बस कोई हमारा पुराना रिश्ता है ना जरा। नीलमा ये बताओ तुम्हारा कोई डिफरेंट सा काम है, ट्रैवल एजेंसी आप चला रहे हो? जी मेरे हस्बैंड और मैं हमसे एक साथ काम करते हैं, तो हम हाई एंड कस्टमर्स को डील करते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री में। हाई एंड वाले तो बदतमीजी भी कर रहे हैं ना आजकल, ये भी बड़ा मसला हो गया। हाई एंड मतलब कितना हाई एंड? मैं आती हूँ उसमें, मैं लो एंड वालों को भी आप हमारे लिए टिकट करेंगे बुक? हाँ जी आप सेलिब्रिटीज आते हैं उसमें। जी पाकिस्तान से कितने का टिकट है वैसे लंदन का? नहीं, टिकट को बेसिकली हम केटर नहीं करते, हम यहाँ पे ट्रैवल नीड्स, आपकी बुकिंग, होटल्स वगैरह, आपकी ट्रांसफर्स एयरपोर्ट से रिलेटेड, VIP कार्स वगैरह में, सो वो हमारा काम है। एंड आई थिंक कि वहाँ से जो लोग उम्रा हज के लिए जाते होंगे उसमें भी आप काफी फैसिलिटेट करती होंगी।
नहीं वो नहीं है, हमारा जस्ट हॉलिडे है और कॉर्पोरेट सेक्टर को हम डील करते हैं। शाबाश, हमारा हर अंदाजा आज शुरू से गलत हो रहा है, so मेरा ख्याल है मेरी आपकी बात नहीं हो रही, आप कॉर्पोरेट ही सेक्टर बताएं। की हो रही है। छोड़े, हमें ये सवाल आप छोड़ो, ट्रैवल एजेंसी को इसको छोड़ो। साइड में रखते हैं, ये हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये कि आप अपने बारे में बताएं, कब यूके शिफ्ट हुई, शादी के बाद या पहले से थी? मैं 9 years ago यूके शिफ्ट हुई और फिर यूके शादी हुई मेरी यहाँ पे, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पढ़ाई की और यहाँ काम किया और इट्स बिन 9 years मैं यहाँ पे सेटल्ड हूँ। अच्छा, शादी से पहले आप मूव कर चुकी थी? नहीं, शादी हुई फिर मैंने मूव किया, फिर मैंने यहाँ पढ़ा और फिर यहाँ मैं सेटल हुई और 9 years हो गए। माशाल्लाह। तो कोई मुश्किलात नीलमा, जब आप सेटल होते हैं पाकिस्तान से एकदम यूके जाना, एक अलग मुल्क, अलग दुनिया, अलग कल्चर, क्या मुश्किलात हैं? हाँ, स्टार्ट में ये होता है कि आपको बिल्कुल फ्रेंड्स नहीं होते, फैमिली मेरी यहाँ है थोड़ी बहुत है, तो वो सेटलमेंट बहुत मुश्किल होती है। ट्रांजिशन आपका, पाकिस्तान में आप काम कर रहे होते हैं, मेरा वहाँ भी बिजनेस था, फिर मैं यहाँ आई तो बिल्कुल मेरा मतलब काम वगैरह, फिर मैंने पढ़ाई की, तो उसके बाद दोबारा से मैंने अपने हस्बैंड के साथ काम स्टार्ट किया, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट ट्रांजिशन था कि आप वहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ आपकी सेट होती है, फिर आप यहाँ आ जाते हैं। और तो अक्सर आप हम जो देखते हैं कि यहाँ तो सपोर्ट एक दूसरे की बहुत ज्यादा है, लेकिन जब बाहर लोग जाते हैं तो उनको वो जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो सपोर्ट मिलती नहीं है उनके रिश्तेदारों से जो वहाँ पर होते हैं, या तो उनके बिहेवियर से। हाँ, ऐसा है वैसे? नहीं, फैमिली डिपेंड करता है आपकी फैमिली कैसी है, लेकिन हर कोई यहाँ इतना बिजी है और अपनी लाइफ सेट करने में एवरीबॉडी इज सो बिजी कि वो हर एक के अपने करियर्स हैं और हर एक की अपनी फील्ड है, तो कोई किसी को ऐसे हेल्प कर नहीं सकता बेसिकली। सही बात है। कुछ लोग तो ये भी माइंड कर जाते हैं कि हम गए पुप्पो के घर, पुप्पो ने खाना माइक्रोवेव में रख दिया, फ्रिज में रखा, चली गई। बहुत चली गई। तो ये मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि खाना रख के गई थी, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन पुप्पो जो यहाँ है वो बहुत अच्छी है, सो आई कांट कंप्लेन। अच्छा, वो पाकिस्तानी पुप्पो की तरह है वो। लेकिन कल्चर थोड़ा है कि यार जो लोग काम कर रहे हैं वो फिर आपके लिए उसी वक्त बना के उसी वक्त सर्व नहीं कर सकते, बना के जा ही रहे हैं, बड़ी बात है। लेकिन बस यहाँ थोड़ा कल्चर डिफरेंट है। अच्छा, पुप्पो नाराज तो नहीं हुई थी आपकी शादी में? नहीं अच्छी बड़ी पुप्पो है, बस कर दो। अच्छा, ये नीलमा ये बताओ कि हमारे बच्चे हैं जी, एक बेटा है मेरा। कितना बड़ा है? 4.5 years का है। माशाल्लाह। तो तुम लोग जब काम वाम कर रहे होते हो तो फिर उसका ख्याल कौन रखता है? वो फुल टाइम स्कूल अब जाता है। शुरू में डिफिकल्ट था, मैं बहुत कम मैंने काम नहीं किया 2-3 साल बिल्कुल। जब वो फुल टाइम स्कूल जाने लगा 2 years ago, क्योंकि यहाँ अर्ली आप स्कूल में बच्चों को डालते हैं, पहले डे केयर होता है फिर स्कूल होते हैं, तो अब मैं फुल टाइम काम करने लगी हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो वो ईजी हो जाता है क्योंकि बच्चे 4 बजे तक घर वापस आते हैं, सो देन तब तक फिनिश हो चुका होता है आपका काम वगैरह। अच्छा, और साथ में इन्फ्लुएंसर भी हैं, कंटेंट क्रिएट भी करती हैं। ये आजकल हम देख रहे हैं यूके में माशाल्लाह बहुत पाकिस्तानी विमेन आर वर्किंग ऑनलाइन, अपना सारा सोशल मीडिया पे पेजेस बनाए हुए हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। तो आप क्या कंटेंट बना रही हैं? बेसिकली मेरा होम रिलेटेड होता है, मुझे इंटीरियर्स का बहुत शौक है और मुझे टेबल स्केल्स बनाने का बहुत शौक है। ये जो बात कर दी है ना आपने, अब आप सवाल अब देखिएगा, चले ना शुरू हो जाए। तो मेरी भी रिपेयर पे, ऐसे ना बोलो। मैं खुद ईद की तैयारियों में इतना 5,500 नादिया की जो चेयर मैनेजमेंट इस वक्त चल रही है ना, मैं जो सुन रहा हूँ, बस ब्रेक होती है और उसके बाद एक चेयर आ गई, दूसरी चली गई, 3 चली गई, अच्छा वो 5 वहां उधर। अच्छा, मेरा ना डाइनिंग टेबल बड़ा प्यारा है और वो आया था बाय कार्गो, समुंदर से आया था, दुबई से यहाँ साथ आई हूँ। और वो 3 दफा कट चुका है घर के साइज के हिसाब से, जी बेचारा। लेकिन मुझे पसंद बहुत है सॉलिड वुड। तो कुर्सियां उसकी अब जो थी ना, यहाँ जंग बहुत जल्दी लग जाता है कराची में, तो वो रिपेयर के लिए जा रही हैं, जंग के लिए और डीको के लिए। तो हमारे यहाँ भी काम चल रहा है। तो मुझे बताओ ये क्या जो वीडियो बड़ी तुम्हारी वायरल भी हुई है टेबल सेटिंग की, मिलियंस में व्यूज आते हैं, उसमें ऐसा क्या टेबल के बारे में बात करती हो जो सब इतने शौक से देखते हैं? बेसिकली मैं बहुत बार्गेन हंटर हूँ, तो मैं लोगों को बताती हूँ कि कैसे आप घर वाली चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं या आप चीज़ें अच्छे प्राइस में लेके भी उनको बहुत अच्छे तरीके से सजा सकते हैं। सो मैं जो हूँ डिफरेंट लोगों को बताती हूँ कि टेबल वेयर की जो चीज़ें होती हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो एक नॉर्मल बोल में सर्व करें, आप किसी और डेकोरेटिव बोल कर सकते हैं और इस तरह की मतलब डिफरेंट डेकोरेशंस और बड़ी दावतों को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं जब आपके पास कोई हेल्प नहीं है, तो वो मतलब कि लोग आए और वो अप्रिशिएट करेंगे। अगला सवाल आपको पता है ना क्या होने वाला है? आपने अगर देखे हैं सेगमेंट तो नादिया पूछ लें बस वो अपना कि दिखाओ जरा। हाँ, वो थोड़ा सा मुझे था कि भाई अपना घर भी थोड़ा सा दिखाओ। हमारा तो टेबल देखने को दिल चाह रहा है, टेबल देखने का दिल चाह रहा है मेरा। कुछ अभी सेटिंग हुई भी है, कोई रमजान मुबारक कहीं कोई है कुछ? हाँ, मैंने टेबल के ऊपर बैनर लगाया हुआ है, जस्ट वेरी सिंपल बट लाइक बेटे के लिए करते हैं क्योंकि उसको पता चले कि मतलब यहाँ तो वो कल्चर नहीं है, लेकिन उसको बताना है अभी से कि रमजान क्या होता है। और ये सब ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना कैमरा भी बहुत जरूरी है, बाहर रहते हुए बहुत हम जरूरी भी है। तुम्हारा डाइनिंग टेबल देखें, घर की सजावट का शौक है वैसे, अच्छा घर को रखती हो सजा के साफ सुथरा? हाँ, दिखाओ बिल्कुल, प्लीज दिखाओ नीलमा, कैमरा में टर्न का हुआ। नीलमा का जी, नीलमा शाह का हम अभी घर देखने लगे हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। यूके में सेटल्ड हैं, ट्रैवल एजेंसी है, एक बेटा है प्यारा सा, और देखते क्या व्यू,
जबरदस्त। इस डाइनिंग भाई, टेबल इसमें दिस इज उसकी माय छत कितनी लिविंग प्यारी है, तो सनरूम तुमने बनाया हुआ है, इसको एक्सटेंड किया मेरा ख्याल है। सो ये लोगों को ऑनलाइन बहुत बेहतरीन है अच्छी और- लगी है, लाइक सन बहुत ज्यादा है अच्छा, यहाँ इसलिए पे। भी लोग वीडियोस देखते हैं ना शौक से। घर कितना प्यारा है क्या माशाल्लाह। बात है नीलमा, आपने तो This is जबरदस्त डेकोरेट ये किया। देखो भाई, मेरा भी ड्राइंग अच्छा, रूम ये ऐसा आपका है, living, शीशे वाला। हाँ। अच्छा, इससे पता है क्या होता है, दीवारें दीवारें ना फैशन खत्म हो गया, ग्लास ताकि व्यू आए, डेप्थ आए। नीलमा, ये तुमने घर बनवाया है या ये बना बनाया मिला है, ये ऑल्टरेशन करा ये है? हमने बेसिकली छोटा लिया था, लेकिन इसको हमने ये सारा पोर्शन हमने एक्सटेंड किया खुद ये अपने स्टाइल से। ये तो This is अब the kitchen. मेंशन लग रहा है भाई, जिस तरह तुमने वेरी नाइस एस्थेटिक्स एंड द यूज ऑफ काफी मेहनत ग्लास। की आपने इसमें। ग्लास तुमने, और ये किचन देखो कितना साफ है, लग रहा है कभी खाना बना। ये आपने क्या हमारे लिए तो नहीं ये लग सफाई ही की नहीं रहा, आपने? कोई ये ऐसा तो नहीं कि आपको लेना ये लग ही नहीं रहा है कभी पकोड़े तले होंगे, चटनियां बनी होंगी, बनी होंगी, कोई रहता नहीं भी है। कह सकता। तौबा, यहाँ सब्जियां कटी होंगी। नीलमा, उफ, आई माशाल्लाह, यहाँ मस्त पे से। कुछ बनता है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा सफाई करती हूँ हर वक्त, तो इस वजह से। क्या बात है, सफाई भी करती हैं आप, ट्रैवल फिर कंपनी भी अपनी चला रही हैं, फिर ब्लॉगर भी हैं, आप भी हैं, आप क्या कुछ कर रही हैं, कैसे टाइम मैनेज करती हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारा घर बहुत प्यारा लगा नीलमा, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच नादिया, आपसे ये कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी हो मुझे रही पता है है ये बहुत सुन के। शौक है मुझे ऑल्ट्रेशन, हाँ। घर के काम, Decoration। हाँ, ये जी। मैं शायद मैं आर्किटेक्ट होती अगर मुझे कोई चांस मिलता कोई और। मुझे मेरे मियाँ भी कहते हैं, मैं तो पता है घरों के आगे रुक जाती हूँ। उस दिन मैं घर को ऐसे घूर रही तो हाँ। मैंने कहा बड़ा प्यारा लग रहा है, साथ में उसकी ओनर खड़ी थी सड़क पे, तो उसने अच्छा। कहा आपको मेरा अच्छा लग रहा है घर में? शौक कहा की जी जी। बात है, exactly। हाँ, मुझे अच्छा शौक की लगता है, बात है, आई sense की अप्रिशिएट बात कि है। यार स्पेशली ऐसे ऑल्ट्रेशन की हुई हों तो घर बदल जी, ही जी। जाता है। ब्यूटीफुल, वेरी जी, नाइस। बिल्कुल। मुझे अब मैं इम्प्रेस Thank किया you so तुमने much। नीलमा, वेरी नाइस। तो मुझे और ये Thank पता you वो so लोग much, जो अपने नादिया। वो जो अपने घर को साफ नहीं रखते, और जब आप उनके घर जाते हैं एक बहाना होता है कि यार मुझे टाइम नहीं मिल रहा, आज सफाई नहीं की, हालांकि वो सालों से नहीं होती। उनको आप क्या जी, कहेंगे जी। कि जिनके किचन साफ नहीं होते, जो अपने बाथरूम साफ नहीं रखते, घर साफ नहीं रखते, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली डिपेंड करता है, मुझे लगता है बेचारों कुछ लोगों के पास टाइम होता नहीं है एक्चुअल में, लेकिन बस ये है कि कुछ लोगों की आदत नहीं होती। जैसे हमारे अंदर ये आदत, मेरे इन लॉज भी बहुत क्लीन है, मेरी मम साइड भी बहुत वैसे है। सो जैसे हमारे सारे रिलेटिव्स यहाँ हैं, सबके घर ऐसे ही हैं तकरीबन। तो वो एक होता है ना, आपको सिखाया जाता है बचपन से। सही। सो इस वजह से मुझे लगता है कि ये दिस इज इन मी नेचुरली। अच्छा, भी लोगों का क्योंकि बहाना वो- होता है कि जी बाहर वालों के घर इसलिए साफ होते हैं क्योंकि वहाँ मट्टी नहीं मट्टी पड़ती, नहीं होती मतलब है। सिर्फ मट्टी का ही मसला है। यहाँ बहुत मट्टी होती है ना, यहाँ होती बहुत भी है, डस्टिंग ये कोई बहाना नहीं है। और भी नहीं, तो नहीं, यहाँ मतलब पे जो डस्टिंग करनी पड़ती जो है किचन आपको। गंदा आदत की है, उन्होंने बात वो- बिल्कुल सही की हाँ। कि आदत होती है इंसान के अंदर, ये एक हिस्सा बहाने बन होते जाता है हैं, नेचर बहाने का, होते ये हैं, ऐसी सफाई। बात नहीं है, वहाँ भी मट्टी है, वहाँ भी गंदगी होती है अगर आप साफ ना करें, सफाई ना करें। थैंक यू जी, नीलमा, बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू। प्लीज अपने पेज का नाम बता दो तो मैं तो फॉलो करूँ तुम्हें। नीलमा शाज, सिंपल है नीलमा नीलमा शाज, शाज, और ठीक इसका आपको बहुत सारी टेबल डेकोर और होम इंटीरियर मिलेगी, बिल्कुल, आपको मैं समझ आई में विल आ फॉलो यू, यू फॉलो ये हो मी। गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, आई फॉलो यू, आई एम योर बिगेस्ट फॉलोअर। क्या बात है, थैंक यू क्या सो बात मच है, नीलमा, compliment रमजान आपने मुबारक, दी। गॉड ब्लेस यू। तो ये है सफाई जो है ना, निस्फ ईमान है, सही कहते हैं। बाकी बहाने हैं, बाकी बहाने हैं, सब बहाने हैं जी। बहाने। ब्रेक के बाद मिलते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जहान रमजान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं और नादिया आपके सामने आपके साथ हैं, और मुर्गी को पर लग गया। मुर्गी को पर लग जी, गए। मुर्गी जो उड़ मुर्गी गई। खड़ी नहीं हो सकती उसको पर लग चुके हैं और वो उड़ रही है। जी हाँ, तो प्राइसेस जो हैं ऑफिशियली कुछ और हैं और बिग कुछ और पे रहा है। प्राइस पे कुछ दिनों में एकदम प्राइस हाइक हुई है, महंगी हो गई है मुर्गियाँ। और हाँ, मैं बात कर रही थी अपने जहाँ से मैं गोश्त जी, लेती हूँ, हाँ। फैज भाई से। मैं कहा फैज भाई, बात मुर्गी से एकदम मटन पे उन्होंने पहुंच कहा रान जाती काटूं, मैंने कहा नहीं फैज भाई, मैं पूछना चाहती हूँ मुर्गी की क्या प्राइस है। अरे बाजी, जो मटन है गर्दन उसकी ले लो। गर्दन जो है सस्ती होगी, चांपे भी सस्ती होगी। मैंने कहा भाई वो ठीक है, हम बाद में बात करेंगे, अभी मुझे मुर्गी नहीं नहीं, ये भी तो कहा था आपने, गर्दन में गोश्त होता है। मैंने कहा गर्दन का क्या करेंगे, बकरी की गर्दन का मतलब गोश्त, और इसको क्यों पकाएंगे, मैं तो कभी लिया भी नहीं। तो मटन हमारे यहाँ जरा मटन एटलीस्ट मैं ज्यादा मटन पसंद ज़्यादा, करती हूँ, मैं भी चिकन मटन मैं पसंद अवॉइड करती हूँ। बिल्कुल। लेकिन चिकन बहुत महंगी हो गई है, चिकन के चिकन महंगी हो गई जनाब। देखिए दिमाग खराब हो अभी गए हैं अभी रेट जो है ना, आज के जो रेट है वो ये है कि 650 रुपए है चिकन का गोश्त, 750 भी जा रहा है, और 750 भी जा रहा है, 250 लेकिन- से 300 रुपए का पर केजी फर्क आया है। इजाफा हो रहा है। ये क्या हो रहा है और अभी मतलब? बढ़ेंगी और प्राइसेस। अभी और कह रहे हैं बढ़ेंगी। फैज भाई का बयान था, मुझे कह रहे हैं बाजी ले लें और महंगी होगी। और महंगी होगी, कोई ईद करीब आएगी तो लोग तो इस पर हम जानते हैं कि मार्केट में क्या सूरत हाल है। हमारी नुमाइंदा मोना सिद्दीकी ने ज्वाइन किया। मोना, बताइए, चिकन के प्राइस वैसे तो 650 रुपए हैं जो हमने देखा है गवर्नमेंट के, लेकिन 750 800 भी बिक रही है। क्या मार्केट में देख रही हैं आप?
जी, शहर की मुख्तलिफ मार्केट के हमने सर्वे किए हैं ज़ोहेब, और यही सूरत हाल है कि मुर्गी को, जो अभी नादिया कह रही थी ना कि मुर्गी को पर लग गए, बल्कि डबल ट्रिपल पर लग गए हैं, क्योंकि मुर्गी तो ऑलरेडी पर होते हैं लेकिन मजीद उसको पर लग गए। वाकई इसकी कीमतें जो हैं बढ़ती ही दिखाई दे रही हैं। जो सरकारी निर्ख होते हैं उन पे अमूमन चीजें जो फरोख्त नहीं की जाती। 650 अगर इसका रेट है सरकारी, तो जो रिटेल में हमें जो मुर्गी खरीदने को मिल रही है वो 750 रुपए किलो में हमें मिलती है, और जो जिंदा मुर्गी वो 580 रुपए किलो में है। अगर हम बात करें गुज़िश्ता चंद रोज का पीछे जाएं, यानी कि जैसे ही रमजान की आमद हुई थी तो इस मुर्गी की कीमत 800 रुपए तक पहुंच गई थी, और रमजान के तकरीबन एक हफ्ते के बाद इनकी कीमतों में कुछ कमी हुई, जैसा कि अब 750 रुपए किलो में मिल रही है। इसी तरीके से अगर हम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाएं, पॉश एरियाज में अलग कीमतें होती हैं, और अगर हम दूसरे एरियाज देखें तो वहाँ पर कीमतें कुछ और होती हैं। मैं इस वक्त सदर की शहाबुद्दीन मार्केट में मौजूद हूँ। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, अशिया खुर्दोनोश की मुख्तलिफ अशिया यहाँ पर दस्तयाब होती हैं। सब्जी है, फल है, इसके अलावा जो है आटा, घी, तेल, चीनी और सी फूड भी यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही साथ मुर्गी का गोश्त भी मिल रहा है। तो मुर्गी का गोश्त जो है इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में जो है 750 रुपए फी किलो में मिल रहा है। अगर हम बात करें कमिश्नर कराची की जानिब से जो रेट लिस्ट दिए जाते हैं, जब हम इन मुर्गी फरोश के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप सरकारी निर्ख पर क्यों फरोख्त नहीं करते, तो इन मुर्गी फरोश का कहना होता है कि जनाब जो कमिश्नर की जानिब से रेट लिस्ट दी जाती है, जरा कमिश्नर साहब से भी तो पूछें क्या वाकई इतना हमें जो ट्रैवलिंग है और उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है, फार्म बिल्कुल हाउस से हमें मुर्गी मिलती है, क्या वो उस लिहाज से हमें 650 में मुर्गी पड़ती है? बिल्कुल नहीं पड़ती। इसीलिए जो है 750 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है, और जो बोनलेस है वो इस वक्त 1100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अच्छा, तो मोना ये प्राइस बढ़ाता कौन है? ये प्राइस बढ़ती कैसे? अगर वो नहीं बढ़ा रहे तो दुकानदार भी कह रहा है मेरा कोई कसूर नहीं, तो कौन प्राइस बढ़ा रहा है? कहाँ से बढ़ के आ रही है? अच्छा नादिया, जो हमने मुख्तलिफ दुकानदारों से पूछा है, उनका कहना है कि जो मीडिया है वो हम लोगों के पास तो आ जाता है पूछने के लिए मुर्गी फरोश के पास, लेकिन जो फार्म हाउस वाले हैं कभी उनके पास भी जाके पता करें, क्योंकि फार्म हाउस से इनको मुर्गी महंगी मिलती है। तो जो एक फार्मर है वो मुर्गी जो है इनको महंगी देता है, इसलिए फिर आम मार्केट में भी मुर्गी जो है वो महंगे दामों फरोख्त की जाती है। तो ये सूरत हाल है, और ये आप सदर का बता रही हैं, यानी आप ऐसी जगह का बता रही है कि जहाँ पे बिल्कुल आना जाना इंतजामिया के भी एहलकार यहाँ पर देख रहे होंगे प्राइस लिस्ट वगैरह, तो उन इलाकों का क्या हाल होगा जहाँ लोग जा नहीं सकते? बिल्कुल, इसलिए कमिश्नर कराची के सरकारी जो एहलकार है उनको चाहिए, जो मार्केट सर्वे करते हैं उनको चाहिए कि जो फार्मर है उनके पास जाएं, जो फार्म हाउस है वहां से देखें, वहां से चेक एंड बैलेंस किया जाए कि आखिर ये मुर्गी की कीमतें क्यों अप एंड डाउन होती हैं। क्योंकि इनकी कीमतों में हमने ये देखा, रमजान का अब जो दूसरा अशरा है वो इख्तिताम पर है, लेकिन मुर्गी की कीमतों में हमें कहीं कोई इस्तेहकाम नजर नहीं आ रहा। शुरू में जो मुर्गी 800 रुपए किलो कराची में फरोख्त हो रही थी, उसमें यकीनन कुछ कमी आई है और 750 रुपए में फरोख्त हो रहा है। नहीं, फिर भी कितनी लेकिन क्या कमी है? ओवरऑल अगर हम देखें तो मुर्गी की कीमतों में यही सूरत हाल है। नहीं, ये तो मोना बहुत बुरी सूरत हाल है। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ जब ऐसे हो ना, बहुत महंगी फरोख्त की जी, जा जब रही है। ऐसे हो तो मैं तो कहती हूँ आप मुर्गी को बस आप बंद कर दें खरीदना। इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये, आप बंद करेंगे ये खुद ही सस्ती होगी। ये नहीं कि वो प्राइस बढ़ाते जाएं, मोनोपोली इन्होंने बना दी है मुर्गी वालों ने, और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि जी कल क्या रेट होगा, परसों क्या रेट होगा। इनको बिल्कुल बंद करें। चिकन के बगैर भी बहुत अच्छे बेहतर प्रोटीन सोर्सेज हैं। मैं कहती हूँ सी फूड खाएं थोड़ा, अगर आपको है, या कम मिकदार में आपने बीफ मटन जो भी है, और ना खाएं। सी फूड इस वक्त जो है ना वो सस्ता है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मोना, आपसे हम ये रिपोर्ट्स ले वक्त क्यों नहीं खाते? सी फूड को तो टीके भी नहीं लगे हुए। सी फूड इतना हेल्दी है हमारे लिए। पीछे से रेट ज्यादा है, और पीछे पता नहीं क्या है, कहाँ है। चिकन पे तो मैं कहती हूँ पब्लिक की बैन लगा दे, हमने ना खरीद रही है ना हमने खानी है। ऐसे की तैसी, और आप देखें कैसे प्राइसेस नीचे आएंगी। ब्रेक ले लें, बस बहुत हो गया, जज्बाती हो गई हूँ। ऐसी की तैसी है, बिल्कुल ऐसी की तैसी नहीं ले।
वेलकम बैक। जहाँ रमज़ान में अब हम कुछ तालीम की बात करते हैं। जब हम बच्चों के मुस्तकबिल से मुताल्लिक़ ज़ाहिर जब बात हो रही होती है तो बच्चों का जब मैट्रिक आता है 9th मैट्रिक, तो उसमें बल्कि उससे पहले भी ये दो तरह के सिस्टम्स चल रहे हैं। एक मैट्रिक है और दूसरा ओ लेवल्स है। नहीं, ये ज़ोहैब हमारे भी बच्चे छोटे हैं जी, जिनके बड़े हैं ना, जो गुजरे हैं उससे, हाँ। उनको पता सही तरह पता है और हमने भुगता भी है। अच्छा। क्योंकि हम तो मैट्रिक की प्रोडक्ट हैं। बिल्कुल। और मैट्रिक के बाद हमें जिस दुनिया में गए उसमें कोई ऐसी कोई था नहीं कि जी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, आपके पास ओ लेवल्स ए लेवल्स, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैट्रिक वाज लाइक कि बस सब कुछ है आपके पास। इंटरमीडिएट किया, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की, तो कैसा मसला नहीं था। फिर उसके बाद कैम्ब्रिज सिस्टम आ गया, इसमें ओ लेवल्स है, IGCSE सिस्टम है, तो उससे इतनी पढ़ाई मुश्किल हो गई और महंगी हो गई कि मैट्रिक जो था उसके बाद कहीं गुम सा गया। कि अब पेरेंट्स बहुत सारे समझते हैं कि जी मैट्रिक नहीं कराना, ओ लेवल्स में फेल हो, 10 दफ़ा अपीयर हो, जब तक सारे सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं करेगा उसको बार बार बिठाते एग्जाम में, उसके साल ज़ाया हो जाते हैं। मैट्रिक नहीं कराएंगे, मैट्रिक जो कि कंपैरेटिवली इजी है, सस्ता है, इसलिए नहीं कराते कि आगे शायद उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, एडमिशन्स नहीं होंगे, जॉब्स नहीं मिलेंगी। तो क्या ये एक मिसकंसेप्शन दोनों है? सिस्टम्स में क्या फ़र्क है, हम ये जानने की कोशिश करें कि वहाँ मेमोराइज करके पढ़ाया जा रहा है या दूसरा वो लेवल्स में क्रिटिकल थिंकिंग है, स्किल्स डेवलपमेंट पता नहीं है लोगों को कि जी मैट्रिक करके भी आपको उसमें इक्विवेलेंस क्या है उसकी, तो हम इसलिए एक्सपर्ट से पूछेंगे। और ये एजुकेशन एडवाइजर हैं, लर्निंग फैसिलिटेटर हैं, उमेर जालियावाला, ट्रेनर, इंस्पिरेशनल स्पीकर, सब कुछ है, मोटिवेशनल स्पीकर, सब कुछ है। बिल्कुल, ज्यादा बात ना करना, कल से होस्टिंग भी शुरू कर देंगे हमारे साथ हमारी जगह। उमेर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आज रमजान में। ये कहिएगा भाई क्या कंफ्यूजन जी क्या कह रहे हैं? हाउ आर यू? कोई अच्छी मजे की बात की आपने, हमने सुनी नहीं। हाँ सॉरी, रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा था कि होस्टिंग तो मैं करता रहता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा 18 साल से काम तालीमी रहा, ट्रेनिंग्स का रहा, तो मुझे बहुत मौका मिला स्कूल्स को करीब से देखने का, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का हिस्सा बनने का और हुकूमती सतह पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ काम करने का। तो यकीनन मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ आज की गुफ्तगू में। डू यू वांट मी टू गो ऑन? जरूर प्लीज। और बस वही था, थोड़ी सी ब्रीफ जवाब दीजिएगा क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा हैं। मेन वही कि इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिक क्या है? देखिए, मैट्रिक बहुत आसान सिस्टम है, सस्ता सिस्टम है, ज़्यादातर स्कूल्स में है, अंग्रेज़ी उर्दू दोनों ज़बान में है। हर बोर्ड ने, सूबे ने अपना हिसाब से उसको तरतीब दे दिया है। लेकिन जो आपने बात की ना नादिया, बड़ी अहम है कि मैं भी मैट्रिक का प्रोडक्ट हूँ, लेकिन मेरे दौर में फ़र्क नहीं था मैट्रिक और ओ लेवल्स वाले स्टूडेंट्स के अंदर। थोड़ा सा कैचअप करके हम तैयार हो जाते थे, कुछ चीज़ें जो हम नहीं पढ़ते थे हम उस तक पहुँच जाते थे। लेकिन ओवरऑल मैट्रिक का जो निज़ाम है वो आज के तालीमी एतबार से बहुत ज़्यादा बोसीदा हो गया है, बहुत पुराना निज़ाम हो गया है। फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और करप्शन के बड़े चैलेंजेस हैं। बच्चों को पता नहीं है वो जो इम्तिहान देते हैं वो चेक कैसे होता है, उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, फिर जो उनको पढ़ाया जाता है उसके अंदाज इतने पुराने रह गए कि आज के दौर में मैट्रिक किया हुआ बच्चा बहुत हवालों से पीछे रह जाता है। जैसे कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के वक्त उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है, अलग से तैयारियां करनी पड़ती हैं। अगर उसने बाहर जाना है तो बहुत मुमकिन है कि मैट्रिक का उसका की हुई चीज़ें उसको वापस से शायद दोहरानी पड़े। मतलब ये बात सही है कि उनके लिए फिर आगे मुश्किलात हो जाती हैं? मतलब इन एवरी केस, इन एवरी मैट्रिक वाला जो क्वालिफाइड है, हर बच्चे के लिए? नहीं, देखें, जहाँ पे अप्लाई, जिसने पाकिस्तान में तालीम जारी रखनी होती है ना, आपको बहुत ऐसे अच्छी फैमिलीज के बच्चे नजर आएंगे जो ओए लेवल्स अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो मैट्रिक का रास्ता मुंतखब करते हैं क्योंकि उन्हें इक्विवेलेंस नहीं लेना पड़ता आगे, तो बड़ी आसानी से उनके लोकल यूनिवर्सिटीज में तो दाखिले हो जाते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में है कि बच्चों ने लोकल यूनिवर्सिटीज में या बच्चों के दिमाग में उन्होंने बाहर जाके पढ़ना है, तो उनके लिए दूसरे ट्रैक ज्यादा बेहतर होते हैं क्योंकि वो उसी निजाम से इन सिंक होते हैं। लेकिन उमेर प्रॉब्लम ये है ना कि सब अफोर्ड नहीं कर सकते ना, वो लेवल्स की तो फीस भी ज्यादा है, मैट्रिक तो आप आसानी से, ये एक प्रॉब्लम है ना। तो हमें तालीमी निजाम में फिर बुनियादी मुश्किल बहुत है। ओ लेवल्स इतना मुश्किल है कि हर बच्चे की बस की बात नहीं है। आप अच्छा पता है ओ लेवल्स के, आपने कभी पाकिस्तान स्टडीज का कोर्स इस्लामियात का देखा है? ये मुझे नहीं पता कि किसने ओ लेवल्स का इतना मुश्किल बना दिया कोर्स के। सबसे ज्यादा ट्यूशंस के लिए बच्चे पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात के लिए जा रहे हैं। शदीद मुश्किल। आप देखते आप कहते कैसे बच्चा पढ़ेगा? हमारे जमाने में तो बहुत आसान थी। देखिए, उन दो कोर्सेज को छोड़ के मैं आपको अगर कंपैरिजन बताऊं ना कि जो चीज़ें मैंने फर्स्ट ईयर इंटर में आके मैथ्स में की, ओ लेवल्स का बच्चा वो 8th ग्रेड में किया हुआ था, यानी इवन प्री ओ लेवल्स किया हुआ था, वो किताबें बराबर आ जाती थी। अब जो आपका सवाल है ना कि बच्चों के लिए मुश्किल है, उन बच्चों के लिए मुश्किल है जिनको बचपन से इस सिस्टम के लिए तैयार नहीं किया गया। लेकिन जिन बच्चों को कंसेप्चुअली तैयार किया जाता है, जो कि कॉम्प्रिहेंड समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, उनके लिए सिस्टम मुश्किल नहीं होता। या नहीं, देखिए जिसको बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी हो, ADD हो या कुछ और मसला हो, तो वो भी नहीं बच्चे कर पाते।
या जिनकी मेमोरी का भी देखिए, इशू हो, उसके वो लिए फिर उसके कैसे लिए करेंगे? कुछ अलाउंसेस हैं इंटरनेशनल बोर्ड्स के अंदर, और खासतौर से जो आईबी बोर्ड है जो अब ओ लेवल्स को भी बीट कर रहा है इंटरनेशनल बैकलॉरेट, उसमें तो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल फोकस है, थीमेटिक उन चीजों पे जो कि स्कूल्स कंसिडर ही नहीं करते थे अपनी जिम्मेदारी। लेकिन माँ बाप उमेर पे यहाँ छोड़ देते। देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि हम तो मैट्रिक का जो सिस्टम है उसमें तो ज्यादा मेहनत कर रहा है बच्चा। जो बाहर हम देख रहे हैं, बाहर मुल्क में जो तालीम का निज़ाम है बड़ा रिलैक्स रहता है, बच्चा पढ़ भी रहा है, स्किल्स भी उसकी डेवलप हो रही है, क्रिएटिविटी। तो हमारे यहाँ फिर कैसे ओ लेवल्स कैसे पढ़ा रहे हैं हम, कि वो बड़ा मुश्किल लग रहा है उन्हें, पैसे भी दे रहे हो। आप मुझे बताएं किसी चीज को समझना ज्यादा मुश्किल है या उसका रट्टा लगाना ज्यादा मुश्किल है? समझना मुश्किल तो तो आप सारा ये रट्टा लगाना तसव्वुर करें कि आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 6 का आप रट्टा लगाते हैं तो टाइम तो आप गिनते चले जाएं, लेकिन उस रट्टे का हासिल सिर्फ इम्तिहान में निकल आए तो बड़ी बात है। नहीं तो जिंदगी में नादिया जो कहीं कह रही है कि ओ लेवल मुश्किल है, वो कैसे फिर मुश्किल है? समझना तो आसान हो गया, तो क्या समझाया सही नहीं जा रहा ओ लेवल्स? बात का मैं यही जवाब दे रहा हूँ कि उन बच्चों के लिए ओ लेवल्स मुश्किल होता है जिनको उस लिहाज से तैयार ही नहीं किया जाता। यानी आप एक सरकारी निजाम के बच्चे को उठा के अगर आप एक ओ लेवल्स इंस्टीट्यूशन में डाल देंगे तो 9th पे पहुंचा है तो वो क्रैश कर जाएगा। लेकिन अगर वो पढ़ा ही उस सिस्टम के अंदर है तो वो बड़ा गेड अप होगा उसके लिए और उसको बड़ी आसानी से वो आगे ले सकता है। अब जहां तक कोचिंग्स की बात है, इसमें नादिया थोड़ा सा एक फैक्टर ये भी है कि एक तो ये 2 कोर्सेज हैं भी डिफरेंट तरह के, ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं होते, हिस्टोरिकल हैं, मेमोरी वाले हैं, और उसमें हमने बहुत कुछ डाला हुआ है, स्क्वीज्ड इन है। और जिन बच्चों ने यहाँ पढ़ना है तो वो फिर वो उनको ये सब्जेक्ट्स 3 एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं। जिन्होंने बाहर जाना है उनके लिए सिर्फ 5 एग्जाम्स हैं फिर ओ लेवल्स के, जिसने यहाँ पढ़ना है उसके लिए 8 शामिल है कि बोर्ड ने अपने आप को ऊपर रखा हुआ है। मैट्रिक बोर्ड जैसा भी है, लेकिन अगर आपने मैट्रिक का ठप्पा और सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो आप सारी यूनिवर्सिटीज आपके सामने खुली हुई है, सारे शोबे खुले। लेकिन अगर आप ओ लेवल से आए तो अब आपके ऊपर इक्विवेलेंस की मार है, जो कि आपको एक तो पीछे कर देगी वैसे ही नंबरों के लिहाज से, दूसरा कोर्सेज के लिहाज से अलग हैसल में डालेगी, और तीसरा कागजी कार्रवाई बढ़ा देगी। और देखिए तो ये भी अगर एक बच्चे ने लेना ही DEC है तो वो मैट्रिक ना कर ले, इससे बेहतर है अगर वो मैट्रिक करता है। जो जानना चाह रहे हो मेयर, प्लीज वो मुझे बताएं कि मैट्रिक के बाद वो क्या उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, मैं नहीं लगाना चाहता बच्चे पे ये जजमेंट। मैंने लियारी के बच्चों को छाते हुए देखा है, मैंने गरीब खानदानों के सड़कों से उठे हुए बच्चों को शानदार वो काम करते हुए देखा है जो मेरी तवक्को में नहीं थे कि वो कर सकते हैं। देखें, एक निज़ाम तालीम है, सारी दुनिया में वो लागू है, सारी दुनिया के बच्चे उसको करते हैं। आप और मैं क्यों ये कह रहे हैं कि बच्चे भी हो गए ना, उमेर तो सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो उस्तादों के ऊपर जो मैट्रिक कर रहा है कहीं और उन्हें पढ़ाना नहीं आता। नहीं बिल्कुल हमें तवज्जो देनी चाहिए उन स्कूल्स पे जिसमें बच्चे जाके भी कुछ सीख नहीं रहे। असल प्रॉब्लम वो है, बच्चे की जहानत का मसला नहीं है। नहीं, वो मसला भी नहीं, सवाल भी हमारा वो नहीं है। सवाल ये कि जो बच्चा मैट्रिक कर रहा है उसके आगे क्या उसके लिए आसानियां और क्या मुश्किलात हैं। अगर वो मैट्रिक करते हैं उसकी इक्विवेलेंस क्या है, वो बाहर फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो क्या मिल जाएगी मैट्रिक की बेस पे मिल जाएगी? ये सवाल है। बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन उसको थोड़ा सा ऐड ऑन चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि वो उस सिस्टम के अंदर थ्राइव कर सके। मिसाल के तौर पे मैट्रिक अच्छा किया हुआ बच्चा भी लैंग्वेज के लिहाज से पीछे हो सकता है। अच्छा मैट्रिक किया हुआ बच्चा भी जो एंट्री टेस्ट के सर्टन सवालात जिसके ओ लेवल्स के बच्चे की बड़ी अच्छी ऑटोमेटिक तैयारी होती है, उसको वो फिल इन करने के लिए वो आइल्स कर ले, आइल्स के एग्जाम पास कर ले तो उसकी आइल्स कर ले। और ज़रूर मैट्रिक के बच्चे जो एक और चीज़ मिस आउट करते हैं जो कि बाहर बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, जिसको वो कम्युनिटी सर्विस है कि आपने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, आपने लीडरशिप दिखाई है अपने कैंपस के ऊपर, अपनी कम्युनिटी के अंदर। सो मैट्रिक के बच्चे खास वॉलंटियरिज्म भी करें और ये भी एक्स्ट्रा करिकुलर अपनी एप्लीकेशन में शामिल करें तो वो और ज्यादा स्ट्रक्चरल बुनियादी चेंजेस की जरूरत है ना इसमें। तो फिर तालीमी निज़ाम के स्कूल ये नहीं करा रहे, सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं, आपके कम्युनिटी सर्विस सब नहीं करा रहे, कुछ स्कूल थोड़ा सा मैं नौजवानों को ये कहूंगा कि आप आज के दौर में जरूरी नहीं कि हर चीज उस्ताद से पूछें, माँ बाप से पूछें। आपके पास बहुत ज्यादा पोर्टल, देखिए मैं भी इसी सिस्टम से बड़ा हुआ और मैं तो पूरी दुनिया घूम सका क्योंकि मुझे इस सिस्टम ने, मैट्रिक के सिस्टम ने, इंटर के सिस्टम ने, पाकिस्तान के BBA ने इतनी तालीम दे दी कि मैं समझ सकता था, लिख सकता था, तो अपने ख्याल का क्या ही अच्छा हो अगर हम ये कहें कि एक तालीमी निज़ाम हो, चले वो ओ लेवल्स ही हो, आप अपनी जो गवर्नमेंट की जो एजुकेशन सिस्टम है उसी को रिफॉर्म करके एक तालीमी निज़ाम तो एटलीस्ट कर लें, ये बेहतर नहीं होगा? ये किया है ना पिछली हुकूमत में, खान साहब की हुकूमत में ये कोशिश हुई, आधी कामयाब हुई। सिंध ने इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद तालीम का सब्जेक्ट हर प्रोविंस का अपना है। पंजाब ने ग्रेड 1 to 5 लगाया, लेकिन उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हैं। देखें, जब भी आप सिंगल करिकुलम की बात करेंगे, यहाँ नादिया का सवाल बड़ा अहम हो जाएगा कि क्या अब इस
स्कीम, इस डाइवर्सिटी के होते हुए आप एक सिस्टम लगा सकते हैं। जब लगाएंगे तो टॉप स्कूल्स कहेंगे ये सिस्टम पीछे है। नहीं, सारी जो ये bottom चॉइस होनी schools चाहिए। वो आई कहेंगे- थिंक सब कुछ ऑफर होना तो आप चाहिए, यू एक चूज ना करें, एक गाइडेंस पैक की बात करें, लर्निंग आउटकम्स जिन्हें कहा जाता है कि आप जिस भी तरीके से पढ़ाएं, लेकिन ग्रेड 5 के बच्चे को ये चीजें आनी तो चाहिए। दुनिया में चाहे उमेर आप- क्या है वैसे? दुनिया में एक ही सिस्टम है या फिर यानी और भी सिस्टम्स काम कर रहे हैं? अलग अलग सिस्टम्स हैं, हम भी ओ लेवल्स जानते हैं। बरतानिया के अंदर भी मल्टीपल निज़ाम है, उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है इतनी ज़्यादा। तो निज़ाम देखें पाकिस्तान में वैसे भी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि एक तो प्रोविंशियल आपके पास आ गई है अमेंडमेंट, नंबर 2 आपके पास मदरसों का निज़ाम है, वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम्स का निज़ाम है, फिर एलीट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स जो कि ऑलरेडी एसोसिएटेड अलाइंड है उसी बोर्ड के साथ, उनका बिजनेस मॉडल उस पे। तो आप ये सिस्टम क्रैश करा के एक सिस्टम तो नहीं ला सकते, आप एक गाइडेंस पैक बना सकते हैं इन सब स्टेक होल्डर्स को मिला के, जो कि ये फैसला करें कि एक पाकिस्तानी बच्चे को ग्रेड 5 जिसकी ये उम्र है उसको क्या कुछ आना चाहिए। बिल्कुल, अब उसको मुख्तलिफ स्कूल्स मुमकिन बना सकते हैं, और इसमें ये वाकई करने वाला खुद काम। स्टडी करना जानना बड़ा जरूरी है। उमेर एक और नया सिस्टम ये ब्रिटिश काउंसिल ने इंट्रोड्यूस कराया, पियर्सन एडेक्सल। उसके बारे में उसमें उर्दू के का जो पेपर जो इतना मुश्किल है ओ लेवल्स के लिए, वो आसानी है उसमें। वो आसानी और भी सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, उसके भी एग्जाम्स हो रहे तो हैं। वो सिस्टम क्या है? पियर्सन एडेक्सल, इसका लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि मैं अजान को जी, मुझे उर्दू- भी इस बारे में जी इल्म जी नहीं। जी जी आप इसके बारे में पता करें, चेक करें। ये इसमें कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत आसानी है। मैं भी आपको थोड़ी सी मज़ीद एक एक confusion tip भी मैं है एक अभी बात तो। और एक कहना नया चाहूंगा तीसरा कि सिस्टम। अहम है। कितनी भी मैं कहती हूँ हम लोग तरक्की कर गए, उर्दू का पेपर इतना मुश्किल होता है कुछ बच्चों के लिए। आई डोंट नो व्हाई। जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे उर्दू से स्ट्रगल करते हैं। और क्योंकि हमारे बच्चे ज्यादातर जो आप देखें ना, जो टॉप स्कूल्स के आते हैं, जिस तरह मैं टॉप स्कूल्स में से अपने आप को शुमार कर सकता हूँ अगर, तो हमारी अंग्रेजी बड़ी अच्छी होती है, लिखने के और बोलने पे फोकस उस पे होता है। उर्दू हमारी पीछे रह जाती है। हमने सिर्फ उर्दू वाले सब्जेक्ट्स उर्दू में पढ़े हैं, बाकी सारी साइंस सारे तो सब्जेक्ट्स उमेर, हमारी इस अंग्रेजी- डिस्कशन का फिर यानी ये नतीजा निकला कि हम ठीक है, ये मुख्तलिफ निज़ाम हो, लेकिन इतना गैप ना हो। नहीं। जमीन आसमान और का अगर गैप आप नहीं होना मैट्रिक इसमें करते ऐड कर हैं दूं, तो एक आपके बात लिए ऐड कर दूं इसमें। चाहिए। जी, ऐड कर दे। जी जी देखें, वो ये कि हमें अपनी तालीम आउटसोर्स नहीं करनी चाहिए। दुनिया का कोई बोर्ड आपके बच्चों के लिए जरूर वो तालीमी दुनिया के एतबार से बेहतरीन उसमें चीजें ले आएगा, लेकिन वो आपका कल्चर, वो आपकी वैल्यूज, बिल्कुल सही कह रहे हैं, चीजें हाँ, जो कि आपके मुल्क को चाहिए वो तो नहीं डालेगा। बिल्कुल तो ऐसा कहीं ही ना है। कहीं जो मुल्क ग्राउंड को अपने रियलिटीज हैं, मुस्तकबिल जो का जिन फैसला हालात करने की बिल्कुल सही कह रहे थैंक हैं यू। आप। लेकिन ये भी एंड में हम इसको समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया उमर, आपने हमें टाइम दिया। लेकिन ये कि जी मैट्रिक जो बच्चे आ जाएं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए फिर तरक्की के दरवाजे जो है बंद हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको भी लेकिन इस तरह कहा ना कि एक्स्ट्रा थोड़ी सी चीजें कर लें तो वो बाकियों को देखिए भी वही करनी बात पड़ती है, हैं। पब्लिक आप प्राइवेट भी सेक्टर करें। को मिलकर काम करना है, वही पब्लिक सेक्टर को opportunities इंप्रूव हैं। करना है अपने आप को, ताकि बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर से इतना गैप ना हो। जी ब्रेक और लेते क्लास हैं सिस्टम मिले। और ब्रेक के बाद भी हमारा एक बहुत अच्छा सेगमेंट है जिसमें हम बताएंगे जब गुस्सा कंट्रोल तो छोड़े, मतलब लेकिन वैसे जब आ जाए तो हो क्या जाए, करें? ये मोबाइल नहीं उसके फेंकना, अपना बाद- ग्लास नहीं तोड़ना और ये नहीं करनी उसके चीजें। बाद क्या करना है? गुस्से को तो अवॉइड ही करें, हराम भी है लेकिन आ जाता है बहुत आसानी से, फिर उसको कैसे पी जाएं, सबसाइड कैसे, हाँ, है काम ना, डाउन ये बड़ा होना। जरूरी है। इस पे कुछ टेक्निक्स पे बात करेंगे एक आफ्टर द ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 365 न्यूज़ पे अब हम बात करेंगे गुस्से के बारे में। आपका गुस्सा, मेरा गुस्सा, रमजान में खास गुस्सा। हंसते मुस्कुराते हम गुस्से के बारे में बात करेंगे। हाँ, अच्छा जी, हाँ देखिए, गुस्सा जो है ना वो एक फितरत है, इंसानी फितरत है। बहुत सी चीज़ों पे आपको गुस्सा आ भी जाता है और ये नॉर्मल है। किसी को गुस्सा ना आए तो फिर इसका मतलब कुछ खराबी है उसके अंदर। लेकिन आगे सूरत हाल ख़राब तब होती है जब आप गुस्से का इजहार करते हैं बहुत बुरी तरीके से। गुस्से को मैनेज कैसे करते हैं आप, गुस्से को कंट्रोल कैसे करते हैं, ये अहम बात है। ये हमारा सवाल है आज का। बिल्कुल, जिस पर मतलब हमने ये बात कि करनी है। आप एक प्रेशर कुकर की तरह फील करते हैं जब गुस्सा आता है कि प्रेशर बंद 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 बंद, उसके बाद जब फटते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। हमें अपने गुस्से पे काबू करना बड़ा जरूरी है बिल्कुल कि ऐसे। ये किसी के लिए अब्यूज ना बन जाए, फिजिकल, वर्बल। जितने हम क्राइम्स देख रहे हैं ये गुस्से का नतीजा है। और या फिर तो देखिए नशे होता की हालत में कि आप कुछ क्राइम करते हैं, या गुस्से में जो कंट्रोल नहीं होता, इंसान क्या कर जाता है और फिर और पछताता है। करने, हाँ, पछताता है। ये बात है ना, चले कोई काम आप ऐसा करें कि इसके बाद पछताए ना। जो भी आदमी जिसको गुस्सा आता है और उसके बाद वो इजहार बुरी तरीके से करता है, उसका दूसरे को मुतासिर करता है, तो बाद में वो पछता रहा होता है कि यार मैंने क्यों कर दिया ऐसा।
तो फिर ऐसा काम आप करें ही ना, इतना कंट्रोल अपने ऊपर रखें, तो बुरी इस चीज़ पर है हमने कि बात करनी कभी है। मतलब किसी की जान चली जाती है बिल्कुल गुस्से ऐसे। की वजह से, तो इसलिए हराम है। और आज हम बात करेंगे ज़ुहैब इस पे भी क्यों आता है, कैसे आता है ना, आता है, आ गया, अब आ गया तो उसको पीना, उसको कंट्रोल करना, वो कैसे हम करें। तो इसमें हम दो स्पेशलिस्ट से बात करेंगे। एक तो साइकोलॉजिस्ट हैं, दूसरी योगा एक्सपर्ट हैं, ताकि वो कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह हमें बताएं कि जिससे हम गुस्से को पी जाएं। बिल्कुल तो ऐसे। तो नादिया नदीम ने हमें ज्वाइन किया, साइकोलॉजिस्ट है। नादिया, वेलकम करते हैं आपको शो पर। गुस्से की हम बात कर रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। गुस्से की हम बात कर रहे हैं और इस ये एंगर मैनेजमेंट कैसे की जाए, आए जब गुस्सा तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, यहाँ से बात का आगाज करते हैं। ये तो बहुत लंबी एक बात है, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगी गुस्सा क्यों आता है और कैसे आता है। नादिया ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि बंदा प्रेशर कुकर बन जाता है एग्जैक्टली जब गुस्सा आता है। असल टेक्निक होती है कि उस गुस्से को उस टाइम पे आप कैसे कंट्रोल करें। हदीस से पाक भी है कि ये वो वाहिद हराम चीज़ है जिसको पीने का भी सवाब है, अल्लाह ताला ने रखा है। लेकिन हम इसको टेक्निकली इसको कैसे हैंडल करें जब भी आपको गुस्सा आए। वैसे तो एक लंबी एक टेक्निक है इसकी, लेकिन EFT एक टेक्निक होती है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ओके, जिसको हम टैपिंग टेक्निक भी कहते हैं। कि जब आप कहीं ऐसी सिचुएशन में हैं, किसी लोगों के साथ बैठे और आपको गुस्सा आ गया और आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो बेसिकली ये एक छोटी सी एक्सरसाइज होती है जो आप थोड़ी देर के लिए अगर साइड पे हो जाएं या इवन वहां पे भी आप कर सकते हैं। इस टेक्निक का तरीकेकार ये होता है, आपके जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं ना, आप उनको इस तरीके से सिर्फ टैप करते हैं, सिर्फ इस तरह से, क्योंकि इसके पीछे साइंस ये है कि आपके जो यही प्रेशर पॉइंट है जो आप बता रही हैं, ये वाले प्रेशर पॉइंट चीक्स के ऊपर और यहाँ भी एग्जैक्टली ये आइस के दोनों साइड पे, यहाँ पे ये, ठीक है, चेस्ट के ऊपर, ठीक है, ये आपके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो आपको बेसिकली एंगर इश्यूज आपको कंट्रोल करने में आपको हेल्प आउट करते हैं। कितनी दफा टैप करना है इसको नादिया, तरीका बताओ पूरा, कितनी दफा हम टैप करेंगे? नादिया, इसको आप तकरीबन 4 से 5 दफा और इस तरह से आंखें बंद करके, जिस तरह से मैं इस वक्त कर रही हूँ, आंखें बंद करके, और आपकी कंसंट्रेशन जो है वो आपकी इस टैपिंग के ऊपर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे ये होता है कि जो आपका हार्मोन उस वक्त जो एंगर हार्मोन आपका हाई हुआ है वो आपकी टैपिंग से, ये देखिए, और आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, ब्रेन आपको कहीं और ले जाएगा, है ना, कहीं और फोकस आपने आंखें बंद करनी है, ये वाली 2 फिंगर या इस हाथ की जो भी 2 फिंगर आपने लेके 1 टैप टैप 4-5 दफा किया, अगेन गुस्सा आ रहा है आपको? मुझे आ नहीं रहा इस वक्त, इसलिए मैंने कहा नहीं फिर भी कभी तो आ सकता है। किस बात पे गुस्सा आ रहा है? टैप टैप। अच्छा, लेकिन ये कितना अजीब लगेगा, किसी के सामने बैठा है, गुस्सा आ रहा है, आप ये शुरू हो जाए, सामने वाला भाग जाए, वो समझ जाए कि ये क्या हो गया वाला है। भाई तुम ठीक हो। पता है, यही बात है, लोगों को ये टेक्निक्स पता नहीं, और अगर पता है हम माशरे से बड़ा शर्माते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लिटरली अगर ये हम निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे, आप अपनी हेल्थ देखें, क्योंकि इस वजह से आपके कितने हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। आपके रिलेशन, अभी जैसे आप लोगों ने कहा, रिलेशन आपके खराब हो जाता है और बाद में आप पछता रहे हो। नहीं, इसके अलावा कौन सा तरीका है? चलो, ये तो ऐसा ना कहीं बैठे आप नहीं कर सकते कि भाई अब ये शुरू हो जाए, तो कहेंगे पता नहीं क्या हो गया इसका दिमाग। लॉन्ग टर्म में अगर आपको अपने एंगर इश्यूज सही करने हैं, जो लोगों को, जो रमजान में अक्सर हम सुनते हैं ना, हमें गुस्सा बहुत आता है रमजान में, तो उसके बैक ऑफ बहुत सारे रीजंस होते हैं। उसका बेहतरीन तरीका है 15 से 20 मिनट आप डेली मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का तरीका मैं आपको एक अफर्मेशन बता रही हूँ, जिसके जरिए आप बहुत इजीली, अफर्मेशन क्या काम करती है आपकी बॉडी में, जब आप अफर्मेशंस करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस को ये मैसेज जाता है कि अब हमने इस बॉडी को इसी तरह लेके चलना है। मेडिटेशन अफर्मेशन क्या होती है? आप किसी पुरसुकून जगह पे बैठ जाइए, 5 से 7 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम, आंखें बंद कीजिए और आप अपने आप को सिर्फ ये मैसेज दीजिए, मैं बिल्कुल काम डाउन हूँ, मुझे अब गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता, मैं हर चीज को पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वे में सोचूंगा, आज से मेरी हर चीज लाइफ में पॉजिटिव वे में होगी। एंड ट्रस्ट मी, आप सिर्फ अपनी लाइफ में ये नादिया अमल कर रही है, आप जो बता रही है ना, नादिया उसका प्रैक्टिकल दिखा रही है। नादिया आप बताए जा रही है, नादिया प्रैक्टिकल दिखा रही है उसका करके। अच्छा लग भी रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, और क्या, मैंने अभी आधा मिनट किया तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और पानी कहते हैं कि आप वहां से उस जगह से पानी पी रहे हैं बैठ के, ये भी एक खास चीज है।
ये तो बहुत एक कॉमन चीज है कि आप ठंडा पानी पी लीजिए, उस जगह को छोड़ दीजिए, वहां से उठ जाइए। किसी से कोई बहस हो रही है तो थोड़ी देर का एक ब्रेक ले लीजिए। हजरत अली का कॉल भी है कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुम थोड़ी देर ब्रेक ले लो उस चीज से और उसके बाद उस चीज के बारे में सोचो। तो इसको क्या करें कि ये मैंने जवाब नहीं दिया उस वक्त, अगर ये मुझे याद आ जाता मैंने क्यों जवाब नहीं दिया। अच्छा नादिया, मैं तुम्हें अपनी टेक्निक बताती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है कि गुस्सा आप नहीं पी पाते, आपको निकालना होता है, किसी ने कुछ कह दिया, तो मैं ना जाके जब मैं ड्राइव कर रही होती हूँ, मैं उसको ना उसके 5-6 जवाब बनाती हूँ। मैं ये कहती सीन नंबर 1 ऐसे सुनाती, दूसरा सीन मैं ये सुनाती, मैं इतना फिर थक जाती हूँ ना 4-5 दफा लड़के, छोड़ो यार फिर वो बात ही खत्म हो जाती है, जैसे खत्म ही हो गई। इसकी दूसरी टेक्निक बताती हूँ। आप एक तो ड्राइव करते हुए कभी भी कोई अफर्मेशन, कोई चीज ऐसी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप ड्राइव करते हुए करें। आपको जब गुस्सा है, और बहुत दफा होता है हमारे साथ के बाद में आता है गाड़ी में, वैसे ये बोलना चाहिए था, ट्रैफिक में जब आप फंसते हैं गुस्सा आता है। मैं ड्राइविंग करते हुए वैसे अच्छा सोचती तो हूँ, साथ में मैं ब्रीदिंग करती हूँ, एक्सरसाइजेस, और मैं अपने आप को बता रही होती हूँ कि यार आई एम गोइंग टू हैव अ गुड डे। मेरे सामने से भी गाड़ी वाला रॉन्ग वे पे आएगा तो मैंने स्माइल करना है। मैं अपने आप को वैसे गाड़ी में मैं ये करती हूँ कि उल्टा रिएक्शन, कि मैंने स्माइल करना है। जो बाइक वाला आएगा गलत मुझे रास्ता इधर से ओवरटेक करके जाएगा, मैं स्माइल करूंगी। मैंने अपने तो ये आदत बना दी है स्माइल। कितनी जबरदस्त आदत बनाती है। एग्जैक्टली ज़ुहैब, यही अफर्मेशंस है, ये है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट्स, कि जब आप किसी चीज को पॉजिटिव देखने के आदी हो जाते हैं ना, तो नेगेटिव हो भी रहा होता है तो आप उसमें से पॉजिटिव निकाल लेते हैं। नहीं, लेकिन एक थोड़ी सी वैसी बात करते हैं जो हमने ऑब्जर्व, जैसे अब कभी कोई चीज एक्सचेंज ऑफ आपके बातचीत चल रही है किसी से, और कोई ऐसी बात किसी ने कर दी है जिस पर आपको गुस्सा आ गया, तो आपको जवाब तो बहरहाल ज़ाहिर देना है। तो वो तरीक़ाकार क्या होगा? गुस्सा भी आपको आया है, आपने जवाब भी देना है, अब उस जवाब कैसे देना है आपने, ये भी तो है ना जरूरी, वरना बगैर जवाब दिए आप। मुझे लगता है जवाब नहीं देना चाहिए, मैं तो छोड़ ही दिया। मैं कहती हूँ मैंने जब नहीं, समटाइम लेकिन नादिया जरूरी होता है कि आप जवाब जो कहते हैं ना बनता है वहां देना, समटाइम होता है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस है। जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं ना, आप यकीन करें आपके सबकॉन्शियस को, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर हम ये आदी हो जाए अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करने के, आप यकीन करें ये प्रैक्टिस आप आपके व्यूअर्स करके देखें कि जब आप पॉजिटिव थिंकिंग, जो मैं बार बार कह रही हूँ ना, जब आप आदी हो जाएंगे अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव रखने के, वो उस वक्त आपको यकीन करें पॉजिटिव ही आंसर देगा, जिससे लड़ाई ना बढ़े बल्कि वो सॉर्ट हो जाएगी। अच्छा, मुझे लगता है कि जो मैं चुप हुई हूँ ना, ये इसमें मैं उसके लिए नहीं, मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ। मेरे अंदर बर्दाश्त पैदा हो रही है, मैं अपने आप को टेस्ट करती हूँ कि यार जवाब नहीं देना नादिया, कोई बात नहीं। और होता भी तो वो जो कहते हैं मैंने उसे शट अप कॉल दे दी और ये चीज़ वो और बात है, लेकिन जनरली आपके साथ कुछ कोई कह देता है, आपके कोलीग्स वगैरह, कोशिश करें आप उस वक्त रिएक्ट ना करें, आप उस वक्त बात ना करें, बाद में बात कर लें, बाद में समझा दें। वो जवाब ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी नादिया, कि आपने जब से ही अपने आप को बिहेवियर को चेंज किया, आप मुझे बताएं आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज आया? बहुत अच्छा चेंज आया। एक तो मुझे लगता है मेरी मेंटल वेलबींग में, दूसरा ये होता है कि आप दूसरे को या तो एहसास होता है या वो उसके साथ खुद कुछ बुरा हो जाता है, कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि आई थिंक नेचर का एक तरीका है कि जो लोग जालिम होते हैं उनके साथ कुछ बुरा होना ही है, तो मैं कौन हूं कि मैं इसको सजा दूं। अच्छा, वैसे अक्सर ये भी होता है कि आपको जवाब ना दें और उसके कुछ दिन बाद वहां से माजरत आ जाती है। अच्छा, पता है क्या, ये भी होता है। और मुझे लगता है जब आप रिएक्ट करते हैं ना, आप जीरो हो जाते हैं, आपका तो फिर आप बुरे बन जाते हैं, वो बात ही जीरो। आप चुप कर गए तो हमेशा लोग कहेंगे यार उसने ऐसे बोला, उसने जवाब नहीं दिया, वो दे सकती थी। तो मुझे लगता है कि मैं तो फायदा मेरा ही होना है। एक नेचुरल प्रोसेस है। आप कुछ भी, आपकी किसी से लड़ाई हुई, कोई बात खराब हुई, कुछ भी हुआ, आप अगर खामोशी से वहां से निकल गए ना, सामने वाला जब काम डाउन होगा, उसका गुस्सा नीचे आएगा, वो सोचेगा जरूर यार ये लड़ सकता था। मुझे लगता है कि मैंने जवाब दिया ना, मेरा केस जीरो हो जाता है। फिर लोग कहते हैं उसने सुनाई, दोस्त ने सुनाई, दोस्त ने सुनाई, बराबर हो गया जी, बराबर हो गया। चुप जो रहता है हमेशा, उसको लोग जो है ना उसकी तारीफ भी करते हैं और उसको फेवर करते हैं, समझे आप जीत गए, आपने रिएक्ट नहीं किया। गुस्सा मैनेजमेंट की ना बेहतरीन ये टेक्निक है। एक तो EFT, ठीक है, इसको लॉन्ग टर्म में आप प्रैक्टिस करें। दूसरा मेडिटेशन करना, अफर्मेशंस करना अपने आप को। और अफर्मेशंस वो चीज है नादिया कि आप लाइफ की किसी भी चीज के लिए अफर्मेट कर सकते हैं। बेसिकली अफर्मेशन करते हैं आप सबकॉन्शियस को ट्रेन करने के लिए। दोनों नादिया सेम पेज पे इस वक्त, बहुत ही खुशाइन बात है ये। मुल्क को सबसे बड़ी ब्लेसिंग पता है क्या है? सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो मुझे लगती है कि जो आपके गुस्से को आपके फटने से रोकता है, वो आपके आंसू। मुझे एक्सट्रीम गुस्सा आता है, मैं रो पड़ती हूँ। And that is a blessing. That is a blessing. I feel कि जितना प्रेशर, टेंशन होती है ना आपकी,
आंसुओं से निकल जाती है। तो बहुत शुक्रिया कभी नादिया क्राइंग नदीम। रियली हेल्प्स। कहते हैं ना कि दूसरे को इतना दुख हुआ रो पड़ा, की वजह से नहीं रोया, वो इसलिए रोया कि प्रेशर बहुत हो गया। भाई देखिए, आपकी जबान पर टेंशन हो गई। अगर आपका कंट्रोल Crying है तो helps। सारी चीजें बेहतर हैं। ये जबान ही ज़ाहिर है आपको इज्जत भी दिलाती है और कभी कभार आपको एम्बेरसमेंट भी होती है इसी जबान की वजह से। तो सोच समझ के बात किया करें, बोला करें, किसी का दिल ना दुखाया करें, ये बहुत जरूरी बात है। जोहेब को बस बताना बड़ा जरूरी था, ये मैंने इनडायरेक्टली जोहेब को मैसेज दिया है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हम योगा एक्सपर्ट से भी बात क्यों करेंगे। ऐसा किया आपने? अब तो ना थोड़ा ब्रीदिंग पे भी हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, गुस्से पे ब्रीदिंग टेक्निक। तो मैं जो आपसे कह रहा था वो क्यों किया आपने ऐसा? फिर आप आई थी टाइम पे? बताती हूँ। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और तैयार हो जाएं क्योंकि हम आपका पेट सीधा करेंगे और पेट सीधा होगा तो जिंदगी भी सीधी हो जाएगी। जी हाँ, ये कोई हैरानी की बात नहीं है जोहेब, ये मुझे बताया अभी किसी ने पेट सीधा। कि हम सबके पेट उल्टे हैं। मैं कहा क्या मतलब उल्टे पेट कहाँ गए? चले जी। तो कहते हैं हम नहीं, इसका मतलब सुने, हम सांस गलत लेते हैं अच्छा, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस। और Breathing आपको सही नहीं। ब्रीदिंग हम उल्टी कर रहे हैं कि ब्रीदिंग के वक्त जो पेट अंदर बाहर कैसे होना चाहिए, इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए, बहुत ज़रूरी है जानना। और मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं भी गलत ब्रीथ कर रही थी। तो सीधा हुआ आपका पेट? और मैं पेट मेरा सीधा हो गया। अब मैंने अपनी ब्रीदिंग को सही किया। और मैं कब कहाँ प्रैक्टिस करती हूँ? ड्राइविंग करते हुए ईमान से। तो अभी आयशा खान से कंफर्म कर ले कि मैं सही कह रही हूँ। आयशा हमारे साथ। आयशा अस्सलाम हमारे वालेकुम। वालेकुम हमारे पेट अच्छा, में वालेकुम है सलाम भी खुद ही। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ना। तो और क्या कहें? मैंने कहा आपने कहा वालेकुम। नहीं सलाम आपने किए, मैंने उन्होंने वालेकुम सलाम। में आवाज जो है ना वहां से आ रही है, मेरी आवाज नहीं थी। आवाज बहुत होगी। खराब हुई है। तो आप प्लीज जोहेब को बताएं कि ये इनका पेट सीधा कैसे पेट हो? सीधा कैसे होना? देखिए बेसिकली सबसे मेन थिंग ये कि जब एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो अगर हम उसको फोकस करें तो वो ब्रीथिंग कैसे करता है। वो जब सांस लेता है, अक्सर बच्चे बहुत देर तक सोते हैं तो माएँ करीब जाके देखती हैं कि सांस ले भी रहा है या नहीं। तो जब हम उसकी ब्रीथिंग चेक करते हैं तो जब वो सांस लेता है तो उसका पेट पूरा फूल जाता है और जब सांस वापस लेके जाता है तो साथ ही इसको पेट inhale exhale में बताओ। इनवर्स ये, हाँ जी बिल्कुल, मतलब कि जब वो सही ब्रीथिंग हम उल्टा कर रहे हैं। और आज अपना खुद टेस्ट करें। आप बताएं कि जब आप इनहेल करते हैं, सब जब स्टूडियो में भी शुरू हो गए, अच्छा, नहीं? सांस लेने से पहले हम फोकस करेंगे सांस निकालने से। शुरू करना है निकालने से, एक्सहेल से। और हैं वाली क्या थी टेक्निक? वो भी ये बता रही हूँ, सब अभी बताओ कल क्या करेंगे। अच्छा, ये एक्सहेल जब करते हैं ना सांस बाहर हाँ, की तरफ, बाहर। तो आपका पेट कहाँ जा रहा है, अंदर या बाहर? तुम बताओ। सांस निकालते अंदर हुए। अंदर जा आप रहा है, ब्रीथिंग ही अंदर जा गलत, रहा है। आप ब्रीथ ही गलत कर रहे हैं। चलो भाई जोहेब तो सांस लेने पे भी है नहीं मेरे। आप नो तो से सांस ही ब्रीथिंग गलत। करें। देखें माउथ से कभी भी ब्रीथिंग नहीं कीजिए। उसकी वजह ये कि जितनी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, या आपको नहीं पता आपके साथ बैठने वाले लोग कितने नेगेटिव और कितने पॉजिटिव हैं। जब हम माउथ से नहीं, यहाँ की बात नहीं हो रही, यहाँ के लोग पॉजिटिव ही हैं जो 24 आवर्स एक्टिव रहते हैं। तो होता ये कि जो हमारी चेक तो किसी नेगेटिव में भी किया जा एनर्जीज सकता होती है ना, वो माउथ के जरिए जल्दी इनहेल हो जाती है। अच्छा, कैसे करें आप मुझे बताएं? लो कैमरा भी आप सिंपल देखिए, इनहेल करेंगे, पेट बाहर, आपकी बॉडी मूव नहीं होनी चाहिए ना, आप तो ब्रीथ कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे कि आपकी बॉडी मूव हो। आपने सिंपल ब्रीथिंग करनी है और पेट को बैलून की तरह फुला लेना है। और जब एक्सहेल करेंगे तो फिर पेट को खींचना। अच्छा, लेकिन मुंह से एक्सहेल करेंगे ना? हाँ, एक्सहेल सांस आपने और जब आप मुंह से सांस बाहर निकालते तो हैं आपकी तो देखिए, तमाम- आप समझे कि ये आपका पेट एक बैग है, आपने उसको खाली करना है। सारी जो आपकी बैड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने अंदर, ऐसे अंदर जाएगा तो बाहर निकल रहा है ना सब आपका। बिल्कुल, हम उल्टा कर रहे हैं। और उसके बाद जब आपने सांस लेना है तो पेट बाहर आए ताकि आप ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले सकें। बिल्कुल आपके ऑर्गन टेक्निकल है, टेक्निकल है, हाँ, ये समझ गलत में हो आ रहा है गया। जिस तरह हम इनहेल अच्छा, एक्सहेल कर रहे हैं। हाँ, उल्टा मुझे है। बताएं कि गुस्से को मैनेज करने के लिए कितना जरूरी है ये प्रैक्टिस? बहुत ज़रूरी है। बेसिकली देखिए, गुस्से की वजह यही आती है कि आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, किसी की भी बॉडी में। हमारे 90% लोग जो हैं उनकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचती नहीं है। हम क्या करते हैं, फर्स्टली ब्रीथिंग गलत करें, सेकेंडली कि हम लोग बहुत अनकॉन्शियस लोग हैं, हम कोई भी चीज़ फोकस रह के नहीं करते। उसकी वजह यही होती है कि अगर हम एक चीज़ कर रहे हैं और हमें फ़ौरन दूसरी चीज़ करने का बोला, हमारा माइंड फ़ौरन डाइवर्ट हो जाएगा और हम फ़ौरन हाइपर हो जाएंगे। क्या होता है कि हमारी एकदम से इग्नाइट करता है गुस्सा, वो इसकी ये वजह है। बिल्कुल उसकी वजह ये है lack of कि अगर आप अपनी ब्रीथ पे फोकस करके हर चीज़ करेंगे, ये तो अल्लाह ताला ने भी कहा है ना कि आप नमाज भी फोकस करके पढ़ें कि आप नेक्स्ट आपने क्या पढ़ना है।
तो हम इवेंचुअली अपनी लाइफ में ही हर चीज़ को फोकस नहीं करते, तो तभी फौरन हर चीज़ जो भी अटेम्प्ट होता है वो हमें हाइपर कर जब देता है। ऑक्सीजन आपके ब्रेन को कम मिल रही है तो उसमें दिमाग खराब होता है, गुस्सा बिल्कुल, आता है, हर वक्त आता irritable रहते है। हैं और आप। रमजानों में तो लोगों के साथ बहुत बिल्कुल, होता है, यही है, रमजानों में तो हम यही सांसें एक्सीडेंट्स सही बहुत नहीं हो ले रहे रहे। होते हैं, लड़ाई बहुत हो रही होती है। अच्छा, सांस के अलावा क्या एक्सरसाइज हो सकती है? यानी देखिए, अगर आप योगा की बात करेंगे ना तो उसमें ब्रीथिंग बेस्ट है। या तो आप ब्रीथिंग कर लें, जैसे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अगर आप खड़े में तो बैठ जाएं, बैठ के कर लें, बैठे में तो लेट के कर लें। सिंपल आपने क्या करना है, राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे, लेफ्ट को हम क्लोज कर लेंगे ये और देन इसको क्लोज करेंगे, ऑल्टरनेट ब्रीथिंग। राइट नॉस्ट्रल से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल और राइट से एक्सहेल। इन केस अगर अल्लाह ना करे कोई हाई बीपी का पेशेंट है तो वो फिर राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल करेगा। और ये आप प्रैक्टिस उसको जरूर alternate करें। breathing नहीं ये जो करना। आज हमने आपको बात की पेट सीधा करने वाली एक्सरसाइज, बिलीव मी उसके बाद कुछ अरसा लगता है, हफ्ते महीने, और फिर आपका पेट सीधा हो जाएगा। फिर आप उसको रिवर्स में ब्रीथ करते फिर हैं, आदत जिस तरह- हो जाएगी, हाँ, हाँ, वो बिल्कुल, आदत हो practice जाती बन है जाएगी। कि फिर आपका अनकॉन्शियसली भी जो है ना आपकी मूवमेंट सही हो जाती है पेट में, जो आपने सांस लेना है और वो सारा। नहीं, वो हेयर वाला हिट हुआ था आपका, वो हाँ, मैं एक सुनना मैं जो चाहता हूं। इंस्टेंट क्या करती हूँ कि मैं जरा थोड़ा सा ना चिढ़ जाऊँ या थक जाऊँ तो एक नया मैंने टेक्निक निकाली है, मेरे पे काम करी, और वो ये वैसे अगर मैं इसमें ना इट इज ब्यूटीफुल। किसी की शादी होने वाली है और उसके साथ Beauty. उसकी ज़ाहिर होने वाली वाइफ बैठी है और वो ऐसे कर रही हो वो तो भाग जाएगा। हाँ, वो कहेगा पता नहीं मैं क्या कहाँ है जाऊँ? इस पे, कोई ये कौन है जिन भाई? आशिक हो गया, क्या हो अरे क्या हो गया? नहीं, इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्निक, इट वर्क्स फॉर मी। कि मुझे लगता है कि जब मैं एक्सेल करती हूँ ना, मैं बहुत रिलैक्स होती हूँ एकदम एक्सेल करके, फिर उसके बाद सांस, लेकिन मुझे बट हमें निकलता एक्सेल है इस ना, तरीके आहा। से करना चाहिए जिस तरह हम कोई कैंडल बुझाते हैं। हमें अपने इंप्रेशंस को बाहर इतनी सख्ती से नहीं नहीं, निकालना मेरा चाहिए। एकदम हेल्प कर रहा है, मुझे हेल्प कर रहा है, पता नहीं एकदम ऐसे किया ना तो वो इनका जो तो अलग ही बना हुआ है ना बट बहुत। वो एकदम बराबर काम वाले लोग तो अरे, disturb होंगे ना। बुरा लगे, आई डोंट केयर, इससे मुझे तो बोल रहे सुकून आ रहा है ना, मैं तो रिलैक्स हो रही हूँ, इट हेल्प्स मी। तो अब थोड़ी देर बाद मैं थोड़ी नहीं नहीं, ऐसे कहा आवाज़ से भी जैसे आप control कुछ होगा। बुझाते हैं कोई चीज़ जैसे बिल्कुल, जिस तरह हम कैंडल ऐसे। बुझाते हैं, ये अच्छा, करना चाहिए। ताकि आपके इर्द गिर्द के लोग भी पॉजिटिव रहें लेकिन ना। मुझे Positive हो रहा है ना, रहें। उसमें कुछ Negativity उनमें transfer नहीं अंदर से आ रहा है कुछ बाहर, बहुत जबरदस्त, मेरे लिए तो बड़ा रिलैक्सिंग है। यू शुड ट्राई द लेकिन ब्रश जरूर करें रोज। किसी के थोड़ी मुंह के सामने जाके हमने साइड में करेंगे, क्या हो गया? लेकिन इट हेल्प्स, बच्चे भी आदी हो गए हैं, लेकिन उनको मतलब मुझे अच्छा लगता है कि somehow मुझे यार ये लग तो रहा है वैसे एक अजीब, यानी ऐसी बात है हम सभी गलती कर रहे हैं और इसी वजह से हम हमारे पेट उल्टे हैं हमारे। आप देखें क्यों हम पे डिजीज इतनी जल्दी अटैक करती है कि हमारी ब्रीथिंग सही नहीं है। हम ब्रीथ ही गलत करें तो हर चीज़ हमारे ऊपर फौरन अटैक करती है। वायरल, हमें अगर कोई भी वायरल होता है तो बहुत जल्दी वो अटैक कर देता और है। हम देखो सांस ही पूरा नहीं ले रहे। आप अगर 20% सांस ले रहे हैं, इतनी जल्दी में हम हैं, तो वो आपके तो lungs सिस्टम भी ही ज़ाहिर है, डिस्टर्ब हो गया system ही ना, आपका अंदर सिस्टम disturb अंदर जो का योगा जितनी ऑक्सीजन therapist चाहिए वो ब्लड मिल प्रेशर ही नहीं वगैरह रही। इसी वजह से होता है। हम बिल्कुल देख रहे हैं होता है, बिल्कुल कि होता है। नौजवानों को भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम इसी वजह बिल्कुल बिल्कुल, ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, कोई भी बीमारी मसला आज तमाम से मैं जितनी हार्ट का इशू है ब्रीदिंग आपको, ठीक करके देखिए। और आप डिप्रेशन और एंजाइटी देखेंगे 90% लोगों में है। हाइपर है, बच्चे हाइपर हैं, उनसे बच्चे कहें बहुत बैठो। हाइपर हैं। अच्छा, बच्चे बच्चों को हाइपर हैं, सिखाएं, yes। टीनेजर्स को कहें अपनी ब्रीदिंग ठीक करें, और आप कलेक्टिव सब फैमिली बैठ के भी अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें तो बहुत अच्छा है कि इस पे कोशिश बात करें कि तो हो। ब्रीथिंग अगर आपको रिलैक्सेशन के लिए करनी है तो अकेले बैठ के और मैं तो कहती हूँ नमाज के बाद बिल्कुल आप 4-5 मिनट सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें तो वो भी फिर आपकी रेगुलर प्रैक्टिस हो बिल्कुल, जाएगी। आई थिंक इट्स जस्ट वंडरफुल। अच्छा, एक मसला, जिनको साइनस है, ठीक है ना, तो वो नाक से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, बट वो क्या अगर वो ऑल्टरनेट ब्रीथिंग जो मैंने अभी बताई है कि उसको कंटिन्यू करेंगे एक तो नॉस्ट्रल बहुत- को बंद करके वो जो आपने बिल्कुल 1 वीक में इसके रिजल्ट्स आने लगते हैं, बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं। यानी sinus भी सही हो Alternate- बिल्कुल ऑल्टरनेट ब्रीथिंग के। और बहुत सारी, क्योंकि आपने बताया कि आप योगा थेरेपिस्ट हैं, तो जो मसाइल होते हैं मेडिकल कंडीशंस, उसमें आप योगा की थेरेपी से इसको इलाज थेरेपी बताते करवाते हैं। हैं जी, बिल्कुल। वाह, जबरदस्त। और उसका ये फिर थेरेपी duration- कैसे कितनी, यानी प्रैक्टिस कब तक बनती है? एक उसकी दफा, दो देखिए दफा, 10 ड्यूरेशन दिन, होता है, 12? डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। अगर जॉइंट्स पेन है तो उनको 1 मंथ भी लगता है। जैसे हम लोगों के पास जो फास्ट रिकवरी सबसे ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी की है वो 15 to 20 डेज है। 15 to 20 डेज में जो भी पेशेंट है वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। Joints डिप्रेशन के भी और एंजाइटी के पेशेंट? और एंड नॉट थ्रू anxiety. एक्सरसाइजेस, बल्कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। फिजिकल एक्सरसाइज तो देखें वही है ना जो फिटनेस ट्रेनर्स करवा रहे हैं, जिम्स कर रहे हैं, या But योगा breathing पोज भी आपका तो है ना। internal। देखिए योगा के जो आसन और पोज हैं उससे भी कहते हैं इलाज होता है। बट यहाँ पे वो नहीं करवाया जाता। आप यहाँ पे breathing से। लोगों में योगा की अवेयरनेस नहीं है। वो नॉर्मली जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी को योगा में भी काउंट करें। और आम आदमी, आम लोग हैं जैसे जाना चाहें किसी योगा थेरेपिस्ट के पास, क्या यानी फीस क्या होती है?
एक सिटिंग की फीस क्या है? मतलब वन लोगों के लिए सिटिंग के भी चार्जेस होते हैं। बेसिकली वन सिटिंग से तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप एक दिन में तो ब्रीथिंग सीख सकते ही नहीं है। सही। एक दिन तो आप 2-3 दिन ही गलत ब्रीथिंग करेंगे। एटलीस्ट 15 डेज 20 डेज हम लोग जो चार्ज करते हैं वो मंथली 15,000। अच्छा, इसमें 15,000 मंथली कह रही है वो, ये चार्ज करते हैं। हाँ। अच्छा, और ऑनलाइन भी मेरा ख्याल ब्रीदिंग तो Online ऑनलाइन भी आराम से आप सिखा सकते हैं, लेकिन इसके कोर्सेज करें, इसकी अहमियत को समझें, बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं यूएस में अपनी फ्रेंड के हम लोग ठहरे हुए, रात को कोई मसला हुआ, मेरी दोस्त है, मैं उसके कमरे में चली गई, अकेली सो रही थी, उसको मशीन लगी हुई थी सांस की, इधर उधर एक पड़ा हुआ। मैंने कहा, मैं तो डर गई ना, मैंने तो खैर बात नहीं की। अगले दिन मैंने उसको बताया कि सुनो, डॉक्टर ने तुम्हें कितना टाइम दिया है। मैं ये समझी कि हाँ कोई भाई कितने दिन कितने महीने रह गए, मुझे तो रोने लग गई सब। ये वो कहती क्या हुआ? मैं कहा तुम्हें रात को मशीनें लगी हुई, तुम सो रही, मैं तो डर गई, सच बताओ क्या हुआ है तुम्हें? कहती ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रही हमारे एक स्लीप डॉक्टर्स होते हैं जी जी। मुझे लग रहा था कि मेरे हार्ट पे कुछ प्रेशर है, बोझ है, तो मैं स्लीप डॉक्टर के पास गई। स्लीप डॉक्टर्स आपको ना ऐसी मशीन लगा के पहले मॉनिटर करते हैं और कहती है रात को कितनी दफ़ा मेरा सांस बंद होता था, 20-21 टाइम। कहती मुझे पता ही नहीं, पर आप तो सो रहे हैं, आपको क्या पता है? तो फिर उन्होंने एक आपकी डिवाइस, पता नहीं उसका क्या नाम था, वो लगा देते हैं कि रात को आपको ऑक्सीजन भी आती रहे, स्लीप भी मॉनिटर होती रहे, और आपकी इतनी अच्छी उसकी सेहत उसके यानी बाद स्लीप से हो डिसऑर्डर गई। भी इसी से रिलेटेड है। हाँ, और ब्रीदिंग से और चीजें, क्योंकि हम सोते हुए देखिए, तो ब्रीदिंग से आपका टोटली बॉडी हम सही नहीं कनेक्शन सांस है। लेते। जब आपकी सांस ही प्रॉपर नहीं होगी तो आपके ऑर्गन्स कैसे प्रॉपर वर्क करेंगे? हमारा लिवर इफेक्ट होता है, हमारी किडनीज इफेक्ट होती हैं। हम किडनीज की ब्रीथिंग अलग करते हैं, जो योगा थेरेपिस्ट होते हैं वो किडनी ब्रीथिंग भी करते हैं। अच्छा। जिससे सिर्फ उनकी किडनी जो है वो पंप और आप इसलिए देखिए ना, कहते हैं ना कि रात को सोते हुए उसकी डेथ हो गई, सोते हुए दम निकल गया, इसीलिए क्योंकि वो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर हो गया। ब्रीदिंग से कनेक्टेड, ब्रीदिंग सही नहीं होती तो रात को फिर उनको जब उनका ब्रीदिंग रुक जाती है तो फिर ये मसाइल होते हैं। भाईजान बस Breathing ये है is कि so हम important। तो देखो, पता नहीं क्या कुछ सही नहीं कर रहे, और अब पता ये चला है कि हम ब्रीदिंग ही हमारी सही। आप देखो ना, क्या आप करें? दुनिया में आते हैं, पहली चीज क्या है? सांस। और दुनिया से जाते हैं तो कौन सी चीज पहले आपका साथ छोड़ती है? सांस। सांस कितनी इंपॉर्टेंट है। जिंदगी सांस है और सांस हवा की डोरी, डोर कट जाए तो लम्हों का तमाशा बार। लेकिन मैंने ज्यादा अच्छा बोला। अच्छा ठीक है, लेकिन ये भी ठीक था, ये भी सही है। तो बड़ा अच्छा आपने बताया वैसे आयशा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। योगा एक्सपर्ट, और जैसे उन्होंने बताया, नादिया खान ने भी बताया, भाई ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है सबको, और ब्रीदिंग के प्रॉब्लम से ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। ब्रीदिंग सही तो करें, और सही हम करें। सब गलत सांस ले रहे हैं। एक बार फिर वही कि जब आप एक्सेल करें तो आपका जो पेट है वो एक्सेल, क्योंकि आप निकाल रहे हैं तो अंदर अंदर जाना चाहिए। जी बिल्कुल, खाली करें, सीधा पेट को खाली करें बिल्कुल, ये कि ताकि सारा जो है वो टॉक्सिन्स बाहर आ जाएं, और उसके बाद काम सीधे कर लें अपने सारे। बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो आए, हाँ, और आपने जब इनहेल किया तो फुल ऑक्सीजन लें और फिर पेट फुल बाहर आए। और ये एक स्लो प्रोसेस है, हम तो बहुत फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। आई समझ फिर आपको? ये स्लो प्रैक्टिस करें, फिर खुद ही पेट सीधा हो जाएगा। बिल्कुल पेट सीधा हो जाएगा। और जहाँ रमज़ान में वक्त हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जाले और मंशा आपको एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। मुझे और नादिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। एंड कीप ब्रीदिंग।